बाद सबसे इंपॉर्टेंट है एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या पढ़ेंगे अपन? फ्री बॉडी डायग्राम, लेकिन पहले न्यूटन के लॉ देख लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझ लिया तो पूरा चैप्टर मच्छर, ये आ गया तो चैप्टर मच्छर है। फ्री बॉडी डायग्राम होता है। फ्री बॉडी डायग्राम होता है। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? पार्टिकल को आइसोलेट करके फोर्स डायग्राम, पार्टिकल को आइसोलेट करके फोर्स डायग्राम बनाना, फोर्स डायग्राम बनाना, फोर्स डायग्राम बनाना। ये समझ लिया? मैं बताता हूं। ये थोड़ा सा एफबीडी थोड़ा बाद में, अभी मैं छोटा सा ध्यान देता हूं कि होता क्या है एफबीडी। फिर न्यूटन्स लॉ आते हैं। ये देखो, क्योंकि बेटा न्यूटन्स लॉ थ्योरेटिकल है। ये देखो, ये 2 kg का एक ऑब्जेक्ट है और ये टेबल पर रखा है, ये टेबल पर रखा है, ये टेबल पर रखा है। बताओ इसका मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो बोलो ये रेस्ट पर है, नो मोशन, ए नो मोशन। एम आई राइट और नॉट? क्या मैं बोलूं इसका कोई मोशन नहीं हो रहा? तो इसका डायग्राम बनाओ। तो ये देखो, ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है, इसको आइसोलेट करके आइसोलेट करो। करो बेटा, ये समझ में क्या आइसोलेट करा? अब न्यूटन कहता है इसके फोर्स कौन कौन से लगे बताओ। तो बताओ इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगे? एफबीडी क्या होता है थोड़ा सा नॉलेज दे रहा हूं। ये टर्म समझा रहा हूं, फ्री बॉडी डायग्राम। एफबीडी की फुल फॉर्म होती है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री यानी कि आइसोलेट बॉडी, फ्री बॉडी मतलब आइसोलेट बॉडी का डायग्राम। कौन सा डायग्राम? फोर्स डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। बताओ इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? हां, एक तो ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है। न्यूटन ने बताया था जब उसके सर पर एप्पल गिरी तो न्यूटन ने बताया था कि ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी या अर्थ अपनी तरफ खींचती है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसको बोलते हैं mg। इज दैट क्लियर और नॉट? तो न्यूटन भैया ने बोला था कि अगर 2 kg का ऑब्जेक्ट को आप आइसोलेट कर दोगे तो इस पर एक फोर्स तो ग्रेविटी लग रही है, वो यहां भी लग रही है, पर मैं अलग करके सोच रहा हूं ग्रेविटी लग रही है। और अभी सॉल्व करूंगा तो m की वैल्यू 2, g की वैल्यू लगभग 10, तो बोलो ये 20 न्यूटन लगेगा लगभग। एम आई राइट और नॉट? तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आ रही है 20 न्यूटन। एम आई राइट और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट? सीधा ये लिख देता हूं 20 न्यूटन। इज दैट क्लियर और नॉट? क्या ये समझ में आया या नहीं आया कि इसको अर्थ अपनी तरफ, हमारी अर्थ का मास जो है वो अपनी तरफ इसको ग्रेविटेशनल पुल से खींच रहा है? इज दैट क्लियर और नॉट? बेटा ये समझ में आया या नहीं आया कि अर्थ इसको 20 से खींच रही है? और आप तो कह रहे हो ये रुका हुआ है, जबकि न्यूटन भैया ने बोला था सेकंड लॉ में कि अगर फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेट होगा। ये न्यूटन का सेकंड लॉ भी पढ़ाऊंगा मैं। तो न्यूटन ने तो बोला था किसी पार्टिकल पे फोर्स लगेगा तो वो उस डायरेक्शन में चलने लगेगा। न्यूटन ने तो बोला था अगर फोर्स लगेगा तो चलने लगेगा। एप्पल पर फोर्स लगा तो एप्पल नीचे की तरफ चलने लगी। तो ये चल क्यों नहीं रहा है? ये चल क्यों नहीं रहा है? अगर इस 2 kg को आप खींच रही है 20 से, तो ये चल क्यों नहीं रहा है? कारण बताओ, कारण बताओ, ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है? ये फ्री बॉडी डायग्राम आपसे बातें करेगा। फ्री बॉडी डायग्राम कहेगा अगर ये बॉडी फ्री है, नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही है, तो नीचे क्यों नहीं जा रहा है? तब आपको पता पड़ेगा टेबल ने भी कोई फोर्स लगाया है। नाउ यू विल फील कि टेबल विल अप्लाई द फोर्स। अब आपको फीलिंग आएगी कि टेबल भी पंचायती कर रही है। तो मैं बोलूं टेबल की पंचायती, टेबल की पंचायती, टेबल भी पंचायती करेगी, भी पंचायती करेगी। पंचायती मतलब फोर्स में पंचायती करेगी। टेबल विल आल्सो गो इन पंचायती ऑफ फोर्स। तो बेटा टेबल ने बताओ कॉमन सेंस लगाओ, अगर इस पर एक फोर्स नीचे लगा है और फिर भी ये रेस्ट पर है, बताओ फोर्स और लगा होगा नहीं लगा होगा? लगा होगा तो किधर लगा होगा? बताओ अगर एक फोर्स नीचे लगा है तो दूसरा फोर्स किधर लगेगा कि ये चले नहीं? हां, अपोजिट, इसके अपोजिट। क्योंकि न्यूटन ने बोला था, ये अपन फर्स्ट लॉ में पढ़ेंगे, न्यूटन ने बोला था कि अगर कोई चीज रेस्ट पे तो वो रेस्ट पर रहेगी, अगर कोई चीज रेस्ट पे तो वो रेस्ट पर रहेगी अगर नेट फोर्स 0 हो। फोर्स नहीं, नेट फोर्स 0 हो। तो ये देखो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखो, फोर्स में बताऊंगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखो, न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखो, फर्स्ट लॉ। अभी आपको लिखना नहीं है, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ये देखो, इट स्टेट्स दैट ए बॉडी, ये मेरे को मजा नहीं आया। ये मैं मेरे हिसाब से लिखूंगा, मैं मेरे हिसाब से लिखूंगा। मेरे को न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, थोड़ी लैंग्वेज बेकार, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। मुझे लैंग्वेज अच्छी नहीं लगी, वो लिखी हुई है। तो बोलो ए बॉडी will remain a body at rest, body at rest will remain at rest, or a body moving with speed v, with velocity v, with velocity v, with velocity v will remain, will move with same velocity, will move with same velocity, with same velocity v if net external force, if f net external, if f net is 0, if net force is 0, if f net is 0। अगर नेट फोर्स 0 है, कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो बेटा उसका मोशन जैसा है वैसा रहेगा। अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी। ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, विल रिमेन एट रेस्ट, एंड बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी v विल मूव विद सेम वेलोसिटी v इफ f नेट बराबर 0। तो पहला लॉ फोर्स को डिफाइन करता है कि फोर्स क्या चीज है। तो वो ये कहता है कि बॉडी का मोशन चेंज करना है तो बेटा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मैं बोल दूं, एक और करके लिखूं, और f नेट 0, इफ f नेट बराबर 0, इफ f नेट बराबर 0, मोशन, स्टेट ऑफ मोशन विल नॉट चेंज। स्टेट ऑफ 0, देन स्टेट ऑफ मोशन, देन स्टेट ऑफ मोशन of object will not change, object will not change। अगर एक्सटर्नल फोर्स या f net फोर्स 0 है तो बेटा स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। स्टेट ऑफ मोशन दो टाइप का हो सकता है, या तो मैं रुका हुआ हूं ये, या मैं चल रहा हूं। अगर मैं रुका हुआ हूं तो रुका हुआ रहूंगा, चल रहा हूं तो वैसे ही चलता रहूंगा। बेटा स्टेट ऑफ मोशन में अगर मैं रुका हुआ हूं तो रुका हुआ ही रहूंगा, और मैं चल रहा हूं तो चलता ही रहूंगा। अगर मैं चल रहा हूं तो चलता ही रहूंगा। अगर मुझे चलते हुए से रोकना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, उल्टा फोर्स लगाना पड़ेगा तो धीरे होकर रुकूंगा। तेज करना है, मेरी वेलोसिटी बढ़ानी है तो आगे फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब मेरी वेलोसिटी चेंज करनी है तो फोर्स चाहिए। अगर मेरी वेलोसिटी को चेंज करना है तो फोर्स चाहिए। रुकेने को चलाना है तो धक्का दो, इधर चलाना है तो इधर धक्का दो। अगर मेरे मोशन को चेंज करना है तो फोर्स चाहिए। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया?
आदमी पे अगर आप फोर्स नहीं लगाओगे तो उसका मोशन चेंज हो ही नहीं सकता, वो रुका हुआ है तो रुका हुआ है। मैं जिंदगी में यही रहूंगा आप मेरे को फोर्स नहीं लगाओगे तो, या मैं अंदर से फोर्स नहीं लगाऊंगा तो भैया वो मेरी वो भी मेरे को फ्रिक्शन चलाएगा। मैं जब ग्राउंड को पीछे पुश करूंगा तो मेरे को फ्रिक्शन आगे धक्का देगा, या तुम आगे धक्का दे दो। ये ऑब्जेक्ट ये मोबाइल ये पड़ा, ये मोबाइल ये पड़ा, ये जिंदगी में यही पड़ा रहेगा अगर आपने फोर्स नहीं लगाया तो। अब आप फोर्स लगाओगे तो इसका मोशन होगा। ये देखो, ये फोर्स लगाओगे तो मोशन होगा, तो फोर्स मोशन कराना है तो फोर्स चाहिए। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये फर्स्ट लॉ है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया और लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया ये बच्चा रट लेता है। इनर्शिया, इनर्शिया पता क्या होता है? इनर्शिया पता क्या होता है? आपके मोशन में चेंज को अपोज करने की टेंडेंसी। सुनना, इनर्शिया होता क्या है? जैसे एक पतला आदमी है और एक मोटा आदमी है, आपके मोशन में अब चेंज को अपोज करने की क्षमता। इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये आपके अंदर की एबिलिटी है, ये आपके अंदर का एक गुण है, ये किसी ऑब्जेक्ट के अंदर का एक प्रॉपर्टी है। तो इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी नॉट फिजिकल क्वांटिटी। बेटा इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा हूं। इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसको आप मेजर कर लो। इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, ये तो आपका गुण है। जैसे जैसे बेटा काइंडनेस कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये दयालुपन कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वो किसी इंसान की प्रॉपर्टी है, वो किसी इंसान का गुण है। एब्लाई करना, जलन, ईर्ष्या ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये इंसान की एक प्रॉपर्टी है। ईर्ष्या जलन ये एक प्रॉपर्टी है। समझ में आ गई? पहले बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, ये प्रॉपर्टी है, एक कैपेसिटी है अंदर। अब देखो क्या क्या है इनर्शिया? इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज प्रॉपर्टी, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या प्रॉपर्टी है? सही है, ऑब्जेक्ट। जैसे जलन, ईर्ष्या, ईर्ष्या इंसान की वो प्रॉपर्टी है जिससे वो दूसरों की तरक्की से बुरा उसको बुरा फील होता है। ईर्ष्या वो प्रॉपर्टी जिससे किसी भी इंसान को दूसरे की तरक्की से बुरा फील होता है, ये ईर्ष्या। तो ऐसे ही इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय विच, बाय वर्च्यू ऑफ विच, बाय वर्च्यू ऑफ विच, वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस। फिर क्या प्रॉपर्टी है? इट अपोजेस, अपोजेस द चेंज इन मोशन, द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन। इनर्शिया क्या प्रॉपर्टी है? इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की जिसके कारण, ऐसी प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के अंदर जिसके कारण वो मोशन में चेंज का अपोज करता है। बेटा चल रहा है तो रुकना नहीं चाहेगा, रुकना है तो चलना नहीं चाहेगा। जैसे ये देखो मैं खड़ा हूं, अब मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं चुपचाप खड़ा हूं। अब मेरी प्रॉपर्टी मैं चुपचाप रहना चाहता हूं। अब मेरे शरीर का जो ये वजन है ये मुझे यही रखना चाहता है। अब तुम आए, तुमने धक्का दिया, तो तुम्हें धक्का देना इसलिए पड़ा क्योंकि मैं चाहता नहीं था। अब जितना मोटा आदमी होगा उतना ज्यादा धक्का देना पड़ेगा क्योंकि वो उतनी ज्यादा अपोज करेगा मोशन का। ये देखो मम्मी ने बोला, सुनना, ये दोनों बैठे हैं, मम्मी ने बोला बेटा एक गिलास पानी पिला दो रे। मम्मी ने बोला एक गिलास पानी पिला दो, मम्मी ने बोला बेटा एक गिलास पानी पिला दे। तो बताओ कौन फास्ट जाएगा और कौन धीरे धीरे हिलेगा? मम्मी ने बोला बेटा एक गिलास पानी पिला दे, बहुत प्यास लगी है। इन दोनों दो भाई है, इनमें से कौन फास्ट जाएगा और कौन धीरे धीरे हिलेगा? कौन लेजी होगा कौन क्विक होगा? तो क्या मैं बोल दूं बेटा, क्या मैं बोल दूं बेटा ये फास्ट मूव करेगा ये धीरे, इसका इनर्शिया ज्यादा है। ये फास्ट जाएगा पानी लेने, ये धीरे धीरे जाएगा, तो इसका इनर्शिया ज्यादा है। इसका इनर्शिया ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया ज्यादा होता है। तो बोल दूं मेजर ऑफ इनर्शिया इज मास। मेजर, ये तो कोई फिजिकल क्वांटिटी है नहीं, तो इसको कैसे पता करेंगे किसका इनर्शिया ज्यादा है? तो मेजर ऑफ इनर्शिया इज मास, इज मास। इनर्शिया का मेजर मास है। हमें किसी का इनर्शिया देखना है किसका ज्यादा, तो मास देखेंगे, तो मोटे आदमी का इनर्शिया ज्यादा है, वो धीरे धीरे जाएगा। समझ, इनर्शिया समझ आया कि नहीं आया? इनर्शिया समझ आया कि नहीं आया? बेटा इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है जिससे वो मोशन को अपोज करता है। मोटा आदमी ज्यादा मोशन अपोज करता है। आप फोर्स लगाओगे तो पतला तो क्विकली जाएगा। अगर आपने पतले पे फोर्स लगाया, मोटे पे फोर्स लगाया, पतले पे और मोटे पे फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स इस पे लगाया और 10 न्यूटन का फोर्स इस पे लगाया, तो ये एक्सेलरेट कम होगा, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा और इसका एक्सेलरेशन कम आएगा। मोटा विल अपोज मोर, मोटा विल अपोज मोर। मोटा चेंजेस कम लाता है अपने अंदर, मोटा धीरे से चलने में भी चेंजेस कम लाता है, चलने से रुकने में भी कम लाता है। इसीलिए एक साइकिल और एक कार या ट्रक अगर सेम स्पीड से चल रही है तो बताओ किसको रोकना आसान है? एक साइकिल और एक ट्रक, दोनों में से किसको सेम स्पीड से चल रही है, किसको रोकना आसान है? बताओ किसको रोकना इजी है? कम फोर्स में कौन रुक जाएगा? दोनों में से कौन कम फोर्स में रुक जाएगा? तो साइकिल कम फोर्स में रुक जाएगी, साइकिल कम फोर्स में रुक जाएगी, ट्रक में फोर्स ज्यादा चाहिएगा। ट्रक के लिए फोर्स ज्यादा चाहिएगा, 10-20 लोग मिलकर धक्का देंगे उल्टा तब ट्रक रुकेगी, लेकिन साइकिल को तो बेटा एक ही आदमी रोक लेगा। मैं बोलूं साइकिल को रोकना आसान है, ट्रक को रोकना मुश्किल है क्योंकि इसका इनर्शिया ज्यादा है। इनर्शिया ज्यादा है क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है। तुम्हें कैसे पता चला इनर्शिया ज्यादा? मास से। तो ट्रक का मास ज्यादा होता है, साइकिल का मास कम होता है, तो जिसका इनर्शिया ज्यादा है उसका मोशन चेंज करना मुश्किल है। मजा आया कि नहीं आया? इनर्शिया की फील आई नहीं? इनर्शिया की फील आई नहीं? जिसका मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया ज्यादा होता है, उसका मोशन चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। क्या आपको इनर्शिया की फील आई कि जिसका मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया ज्यादा होता है और जिसका इनर्शिया ज्यादा होता है उसका मोशन चेंज करना मुश्किल होता है? क्या हो गया बेटा? शुगर लेवल इज लो। क्या समझ आया कि नहीं आया? बेटा फील आई, इनर्शिया रट लेते बच्चे, पता ही नहीं होता इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया की फील आई, इनर्शिया की फील आई, ये इनर्शिया ही होता है। तो बेटा तो फर्स्ट लॉ पे वापस आओ, ये देखो ये लिखा है इनर्शिया इट इज प्रॉपर्टी, ये देखो इनर्शिया इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस द चेंज इन इट्स मोशन। ठीक है, ये लिखा है इनर्शिया, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। इनर्शिया, तो इनर्शिया देखो, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी, इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस द चेंज इन मोशन और वेलोसिटी। ठीक है, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, देखो लिखा हुआ है मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। ठीक है, हेवियर द ऑब्जेक्ट लार्जर विल बी इट्स मास, इनर्शिया, हेवियर विल बी ऑब्जेक्ट लार्जर विल बी इट्स इनर्शिया। बोलो क्लियर है? ये इनर्शिया होता है, ये इनर्शिया होता है। और ये फर्स्ट लॉ होता है, ए फर्स्ट लॉ इट स्टेट दैट बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, continues to be in its state of rest or uniform motion until and unless it is acted upon by some external unbalance or net force to change the state। अगर आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तब तक बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन नहीं रहेगी।
समझ में आ गई? इफ एफ एक्सटर्नल 0, एक्सेलरेशन 0 होगा और बीटा वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी. इज दैट क्लियर? दिस डिफाइन द लॉ ऑफ फोर्स. दिस डिफाइन द लॉ ऑफ फोर्स. दिस लॉ डिफाइन द फोर्स. दिस लॉ डिफाइन द फोर्स. इज दैट क्लियर और नॉट? ये लॉ फोर्स को डिफाइन करता है. इज दैट क्लियर और नॉट? क्या यहां तक समझ आया कि नहीं आया ये पूरा पेज बताना? इज दैट क्लियर और नॉट? फर्स्ट लॉ फोर्स को डिफाइन करता है कि फोर्स की क्या इंपॉर्टेंस है. वैल्यू नहीं देता, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देता, सिर्फ डिफाइन करता है कि फोर्स होता क्या है. फर्स्ट लॉ ये डिफाइन करता है कि फोर्स क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. सेकंड लॉ इसकी क्वांटिटी देगा. ये फर्स्ट लॉ समझ में आ गया? अब आ जाओ, ए वापस आ जाओ. तो ये फर्स्ट लॉ मैंने समझा दिया, इनर्शिया मैंने समझा दिया. इधर आ जाओ. फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. यहीं पे लिखो फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. यानी तो लॉ ऑफ इनर्शिया और लॉ ऑफ इनर्शिया. भैया एक तरीके से इनर्शिया की बात ही तो कर रहा है कि इनर्शिया मोशन में अपोज करने की टेंडेंसी है. तो आ जाओ, ए मुझे ये बता दो. अब बताओ तो न्यूटन के अकॉर्डिंग ये चीज रेस्ट पे और रेस्ट पे ही रही है. देखो इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हुआ तो नेट फोर्स 0 होगा. बेटा इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हुआ, नेट फोर्स 0 होगा. तो नीचे mg लगा तो बोलते यहां पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. बेटा अगर एक फोर्स नीचे लगा तो बैलेंस करने के लिए दूसरा फोर्स ऊपर लगेगा. बेटा इसको बैलेंस करने के लिए दूसरा फोर्स ऊपर लगेगा. इसका मतलब टेबल धक्का दे रही है. अगर किसी ऑब्जेक्ट को टेबल पर रखा है तो टेबल धक्का दे रही है, नहीं तो ये नीचे गिर जाता है. देखो ये पेन नीचे गिरेगा. देखो ये ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरेगा. इसका देखो स्टेट अभी रेस्ट है. बेटा इस पेन की स्टेट अभी रेस्ट है. ये देखो मोशन आ गया. ये नीचे गिरा तो देखो मोशन आ गया. ये मोशन आ गया. देखो तो इसमें मोशन क्यों आया? क्योंकि अनबैलेंस फोर्स है. सिर्फ एक ही फोर्स लगा है mg. अब यहां क्यों रुक गया? क्योंकि नीचे mg और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, दो फोर्स लग रहे हैं. तो बेटा यहां पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. एम आई राइट और नॉट? ये नॉर्मल रिएक्शन. तो क्या मैं बोल दूं एक फोर्स नीचे लगा है 20, एक लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन और ये रेस्ट पे है. तो न्यूटन के हिसाब से दोनों फोर्स बैलेंस होंगे. फोर्स विल बी बैलेंस. नो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन. नो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन. मोशन hence force will be balanced. Hence force will be balanced. तो क्या बोल दूं नॉर्मल रिएक्शन बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स तो नॉर्मल रिएक्शन बराबर mg बराबर 20. समझ में आ गया? नॉर्मल रिएक्शन भी 20 होगा. इज दैट क्लियर और नॉट? और ये दोनों कट जाएंगे. क्या ये समझ में आ गया? नीचे 20 ऊपर 20 दोनों कट जाएंगे. क्या क्लियर हो गया बेटा? क्या ये समझ आ गया? नीचे 20 ऊपर 20 दोनों कट गए और स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा. तो जब भी कोई स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा है तो फोर्स बैलेंस होंगे. तभी तो एप्पल जब तक पेड़ से लटकी हुई थी, एप्पल जब तक पेड़ से लटकी हुई थी तब तक नीचे नहीं गिरी. क्यों? क्योंकि फोर्स बैलेंस हो रहे थे. क्योंकि जब तक पेड़ से एप्पल लटकी हुई थी तो नीचे mg लगा था और ऊपर ये टेंशन लग रही थी. बेटा एप्पल पर नीचे mg लगा था और ऊपर टेंशन लग रही थी रस्सी में. तो बेटा दोनों फोर्स बैलेंस हो रहे थे तो इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट भी थी. पर जैसे ही ये टूट गई रस्सी, ये इसका जो कनेक्शन है वो टूट गया तो एप्पल पर फिर सिर्फ एक ही फोर्स रह गया नीचे की तरफ. एप्पल पर फिर सिर्फ सिंगल फोर्स रह गया mg. तो एप्पल नीचे गिरने लग गई. ये सेकंड लॉ में पढ़ेंगे कि फोर्स लगता है तो क्या होता है. फोर्स लगता है तो क्या होता है, ये अपन सेकंड लॉ में पढ़ेंगे. तो क्या एफबीडी समझ में आया? फोर्स डायग्राम. इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, नीचे mg ऊपर टेबल का नॉर्मल रिएक्शन. टेबल का नॉर्मल रिएक्शन खत्म. चलो ये अपन आगे बात करेंगे, एफबीडी में बात करेंगे. अभी मुझे बताओ आपको फर्स्ट लॉ समझ में आ गया? आपको फर्स्ट लॉ समझ में आ गया कि रेस्ट वाली चीज रेस्ट पे रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन वाली चीज यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी जब तक फोर्स नहीं लगाओगे. और इनर्शिया क्या होता है समझ में आ गया? अब आ जाओ इनर्शिया तीन टाइप के होते हैं. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया. थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया ऑफ रेस्ट. पहली बात करता हूं अगर कोई चीज रेस्ट पे हुई तो क्या होगा. आ जाओ इनर्शिया ऑफ रेस्ट तो आ जाओ. फिर करेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन, फिर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. तीन चीजें पढ़नी है. ये देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को समझाता हूं. इधर देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल लेते हैं. ये बाइक है, ये बाइक है. ये बाइक पर आदमी बैठा हुआ है, ये बाइक पर एक लड़का बैठा हुआ है. ये बाइक है बेटा, ये बाइक है. ये बाइक पर एक लड़का बैठा हुआ है. ए बाइक पर लड़का बैठा हुआ है. अभी बाइक रुकी हुई है. अभी बाइक रुकी हुई है और ये दोस्त बाइक पर एकदम से एस्केलेटर दबा देता है. ये बाइक को एकदम से आगे ले जाता है तो रेस्ट से बाइक एकदम चलने लगती है. बेटा ये लड़का रेस्ट पर है और बाइक एकदम अचानक चलने लगती है. बेटा बाइक अभी रेस्ट पर है और बाइक अचानक चलने लगती है. तो बताओ इस लड़के का क्या होगा? सडनली चलने लगती है बाइक, सडनली चलने लगती है. बेटा ये बाइक रेस्ट पर है और सडनली चलने लगती है. अभी बाइक रेस्ट पर है और सडनली चलने लगती है. सडनली चलने लगती है, चलने लगती है. बताओ लड़के का क्या होगा? तो कई बच्चे बोलते हैं लड़का पीछे गिर जाएगा. लड़के का मोशन पीछे की तरफ होगा. रॉन्ग. लड़का पीछे नहीं जाएगा. तो सर क्या होगा बताता हूं. देखो सुनना ध्यान से. लड़के का सर रेस्ट पर है. यस सर. वो रेस्ट पे रहना चाहता है. यस सर. लड़के की बॉडी रेस्ट पर है. यस सर. रेस्ट पे रहना चाहती है. यस सर. तो बोलो इस लड़के का पूरा मास यहीं पर रहना चाहता है. लड़के का पूरा मास यहीं पर रहना चाहता है. लेकिन चूंकि बाइक पर फोर्स लगा, बाइक पर इंजन ने फोर्स लगाया. आप जब स्पीड देते हो तो इंजन से धुआं बाहर निकल के इंजन आगे फोर्स लगाता है तो बाइक जाएगी. और बाइक जाएगी तो लड़के का जो बॉटम पार्ट है वो फ्रिक्शन की वजह से आगे जाएगा. लड़के के बॉटम पार्ट पर फोर्स लगाए, लड़के के बॉटम पार्ट पर फ्रिक्शन की वजह से फोर्स लगाए तो देखो लड़के का मुंह तो रह जाएगा यहीं पर. लड़के का मुंह तो रह जाएगा यहीं पर और लड़के का ये जो बॉटम पार्ट है वो चला जाएगा आगे. लड़के की टांग चली जाएगी आगे और लड़के का ये जो कमर वाला पोर्शन है वो भी आगे जाएगा. तो वो लड़का ही हो जाएगा. एम आई राइट और नॉट? आर यू फीलिंग दिस और नॉट? आर यू फीलिंग दिस और नॉट? लड़का बाइक के साथ लड़के का बॉटम पार्ट, देखो लड़के का बॉटम पार्ट बाइक के साथ आगे जाएगा और लड़के की गर्दन ले जाएगी. देखो पहले लड़के की गर्दन पर बॉटम पार्ट यहाँ था, अब बाइक जैसे आगे गई तो ये बाइक के साथ बॉटम पार्ट आगे चला गया. लड़के की गर्दन मेरा हाथ नहीं गई. देखो तो लड़के को ऐसा लगा मैं पीछे गिर गया. लड़का भी फील कि मैं पीछे गिर गया, जबकि लड़का पीछे नहीं गिरा. गर्दन वही रही और उसका बॉटम पोर्शन आगे चला गया. लड़के की गर्दन वही रही क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से गर्दन रेस्ट पे रही. ये बॉडी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आगे गई. सिर्फ बॉटम पार्ट भी वही रहना चाहिए था. वो एक्सटर्नल फोर्स उस जो बाइक है बाइक की सीट में फ्रिक्शन लगाया. मजा आया कि नहीं आया? तो बेटा कोई बोले लड़का पीछे की तरफ गया, नहीं. लड़का वही रहा, बॉटम पार्ट आगे की तरफ गया और लड़के ने एक बैकवर्ड झटका फील करा. लड़के ने ऐसा बैकवर्ड झटका फील करा, लड़के को फील हुआ मुझे पीछे झटका लगा क्योंकि बाइक आगे चली गई. इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट? क्या ये समझ आया? तो क्या मैं बोलता हूं इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये बताता है कि आपकी रेस्ट में रहने की टेंडेंसी होती है. इनर्शिया ऑफ रेस्ट बताता है कि आपके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि आप रेस्ट में तो रेस्ट पे रहना चाहते हो. ये देखो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये क्या शो करता है? द टेंडेंसी ऑफ बॉडी एट रेस्ट टू रिमेन एट रेस्ट.
ये टेंडेंसी है किसकी? बॉडी, टेंडेंसी ऑफ बॉडी, टेंडेंसी ऑफ बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट टू रिमेन एट रेस्ट, ये टेंडेंसी, ये टेंडेंसी है एक रेस्ट पे रखी बॉडी का रेस्ट में रहने की, ठीक है? तो ये देखो, व्हेन यू हिट द कारपेट बाय स्टिक, डस्ट पार्टिकल लीव्स द कारपेट, ये डस्ट पार्टिकल लीव्स द कारपेट, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है, डस्ट पार्टिकल लीव द कारपेट, ये देखो, ये इधर देखो, अगर आपने ये कारपेट है, इसके ऊपर ये डस्ट पार्टिकल है, अगर आपने इसको कंबल को स्टिक से मारा, कारपेट को स्टिक से मारा, ये देखो, ये डस्ट पार्टिकल है, कारपेट है, ये डस्ट पार्टिकल है हाथ और ये कारपेट है, अब आपने इसको स्टिक से मारा तो कारपेट नीचे चला गया, ये डस्ट पार्टिकल ऊपर नहीं गया, आज डस्ट पार्टिकल ऊपर नहीं गया, कई बच्चे बोलते कारपेट को झटकते तो डस्ट पार्टिकल ऊपर जाता नहीं, डस्ट पार्टिकल वही रहा, कारपेट को तुमने झटके से नीचे कर दिया, स्टिक से कारपेट के लगी तो कारपेट नीचे चला गया, देखो, तो डस्ट पार्टिकल इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वहीं रह गया, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ये वहीं रह गया और ये नीचे चला गया। आप टेबल क्लॉथ खींच देते हो, ये देखो, ये ग्लास है, ये ग्लास है, बहुत एक्सपेरिमेंट आपको YouTube पर जगह जगह मिल जाएगा, इस पर आपने एक वो रख दिया कार्डबोर्ड और उसके ऊपर कॉइन रखा है, आप इसको जोर से मार दो कॉइन को, एकदम झटक दो तो ये कार्डबोर्ड नीचे से निकल जाएगा और कॉइन अंदर गिर जाएगा। एक कॉइन आप ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड रखो, एक कोई कार्डबोर्ड रखो, उसके ऊपर कॉइन रखो, कार्डबोर्ड को झटके से मारो तो वो निकल जाएगा और कॉइन नीचे गिर जाएगा। कैरम में देखो ना, कैरम बोर्ड खेलते हो, एक कैरम के अंदर देखो गोटी के ऊपर गोटी रखी होती है, एक कैरम में एक गोटी के ऊपर दूसरी गोटी रखी होती है, स्ट्राइकर जब मारते हो तो ये गोटी नीचे से निकल जाती है, वो वहीं गिर जाती है, या तो नीचे वाली गोटी निकल जाती है, ऊपर वाली नीचे गिर जाती है, ये सब इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। ऊपर वाली गोटी रेस्ट में रही क्योंकि फोर्स नहीं लगा था, नीचे वाली पर फोर्स लगा तो उसको उसका मोशन चेंज हुआ, तो जिस पर फोर्स लगा उसका मोशन चेंज हुआ, अभी इस पर फोर्स लगा तो इसका मोशन चेंज हुआ और ये नीचे गिर गया अंदर। इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट कि भैया एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है उसमें रेस्ट में रहने की टेंडेंसी है। अगर मैं रेस्ट पर हूं तो मैं ये देखो, आप सो के उठते हो आलस नहीं करते हो, जब आप सो के उठते हो तो आलस करते हो, मम्मी बोलती है उठ जा, तुम नहीं उठते हो, तो मम्मी इच्छा नहीं हो रही है 5 मिनट बाद उठ जाऊंगी, उठ जाऊंगा, क्यों? क्योंकि आपका जो इतनी देर से आप रेस्ट पे थे तो आपकी इच्छा रेस्ट पे रहने की हो रही है, तो बेटा बड़ी मुश्किल से आप उठते हो, बड़ा मम्मी जबरदस्त फोर्स लगा के चिल्ला चोट करती तब उठते हो आप। इज दैट क्लियर और नॉट? क्या इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझ में आया कि जो बॉडी रेस्ट पर है वो रेस्ट पे रहना चाहती है, ये उसकी इच्छा है, अब उसकी इच्छा को विरोध करना तो फोर्स लगाओ, ये दोनों रेस्ट पर ही रहेंगे जिंदगी भर, अगर आपने फोर्स लगाया तो ये चल जाएगा पर ये रेस्ट पे रहेगा, तो ये गोटी अंदर गिर जाएगी, ये कॉइन अंदर गिर जाएगी, ठीक है सर? हां, अलार्म भी कुछ नहीं कर पाता, ये देखो, अब ये देखो, एक पे कारपेट वाला, ये देखो, इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये देखो, ये बाइक है, ये बाइक पर बैठा हुआ आदमी है, ये बाइक पर बैठा हुआ आदमी है, ये हॉर्स पर बैठा हुआ आदमी है, लो, और जैसे ये हॉर्स आगे चला जाता है तो वो भी आदमी का शरीर यहीं रह जाता है, ये हॉर्स के साथ ही आदमी आगे चला जाता है और उसका धड़े से तिरछा हो जाता है, तो वो भी एक बैकवर्ड जर्क फील करता है। इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ, ऐसे इनर्शिया ऑफ मोशन है, जो चीज मोशन में, द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ, कोई भी बॉडी अपना मोशन खुद से चेंज नहीं कर सकती, जो चीज चल रही है वो चलती रहेगी, आपको करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर है? ये देखो, जैसे अचानक से ब्रेक लग जाते, ये बॉडी या जा रही है आगे और याद है बस के अचानक से ब्रेक लग जाते, सडन ब्रेक, ये वी से जा रही है, नाउ सडन ब्रेक, नाउ सडन ब्रेक, सडन ब्रेक, ए सडन ब्रेक, तो बोलो सडन ब्रेक लगती है, ये आदमी का सर तो ए मोशन में, तो पूरी बॉडी मोशन में रहना चाहती है बेटा, आप बस में बैठे हुए हो, आपकी पूरी बॉडी मोशन में रहना चाहती है, तो आपका सर तो आगे चला जाएगा, लेकिन बेटा जैसे ब्रेक लगेगा तो ये बॉटम पोर्शन बस के साथ रुक जाएगा, ये बॉटम पोर्शन बस के साथ वहीं रुक जाएगा, लेकिन बेटा सर आगे जाता रहेगा और आपका ये धड़ से हो जाएगा, क्योंकि कनेक्शन में ना ऐसा थोड़ी सर चला जाएगा धड़ में जाएगा, तो सर आगे जाएगा तो सर के आगे जाने से कनेक्शन पे गर्दन के थ्रू फोर्स लगेगा आपके धड़ पे, तो धड़ भी तिरछा हो जाएगा और बॉटम पोर्शन को बाइक ये बस रोक लेगी। एम आई राइट और नॉट? तो आप एक फॉरवर्ड जर्क फील करोगे बेटा, जब आपकी बस के साथ बॉडी आगे जा रही होती है और बस अचानक रुक जाती है, तब भी सर आगे चला जाता है, देखो ये पूरा मोशन आगे हो रहा है, बस अचानक रुक गई तो ये देखो, ये देखो ना बस ये चल रहा है, बस अचानक रुक गई तो देखो आपका सर आगे जा रहा है। इज दैट क्लियर और नॉट? ये देखो, द पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड, द पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड व्हेन फास्ट मूविंग बस स्टॉप सडनली, जब चलती हुई बस अचानक रुक जाती है तो आप आगे की तरफ एक फोर्स फील करते हो, ठीक है? अच्छा, एक और देखो, जब चलती हुई बस से कोई कूदता है, याद है चलती हुई ट्रेन और चलती हुई बस से कोई कूद जाते हैं, करना मत करिए ऐसा, बस आगे जा रही है और एक लड़का नीचे कूदा तो बताओ आगे कितना गिरता है? सर क्यों? बहुत धीरे बस होती है तो अलग बात है, तेज बस है और आप कूदोगे तो कंफर्म आगे गिरोगे। सर क्यों? क्योंकि देखो जब आप बस से कूदे तो आपका मोशन आगे की तरफ था, अब जैसे आप ग्राउंड से टकराए, जैसे आप ग्राउंड से टकराए तो आपका बॉटम पार्ट तो फ्रिक्शन की वजह से रुक गया और ये वाला पार्ट आगे चलता रहा, तो आप इस टाइप से गिरोगे दम करके बेटा, आपकी बॉडी बस से गिरेगी तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से बॉडी कितना मोशन में रहेगी, देखो चलती हुई बस से बॉडी गिरेगी तो मोशन में रहेगी, देखो चलती हुई बस से बॉडी गिरेगी तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से मोशन में रहेगी और जैसे ग्राउंड पे गिरेगी तो ग्राउंड आपके पैर पकड़ लेगा, ये देखो ये ग्राउंड का फ्रिक्शन आपके पैर रोक लेगा और आपकी बॉडी चलती हुई आगे गिर जाएगी। बस से जब चलती हुई बस से जब आप कूदोगे, चलती हुई बस से आप कूदोगे तो आपकी बॉडी मोशन होगी, चलती हुई बस से जब आप कूदोगे तो बॉडी मोशन होगी, देखो, और जैसे ग्राउंड पे गिरोगे तो ग्राउंड आपके पैर पकड़ लेगा, तो ग्राउंड आपके पैरों को रोक लेगा, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन आगे जाता रहेगा तो आप फॉरवर्ड गिर जाओगे। ये समझ में आई नहीं आई? चलती हुई बस से अगर आप कूदोगे तो आपका मोशन ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से बॉडी चलेगी और जैसे ग्राउंड पे गिरोगे फ्रिक्शन बॉटम पार्ट को रोक लेगा तो आप आगे की तरफ गिरोगे। समझ में आया या नहीं आया? ये समझ में आ गया बेटा? इज दैट? अच्छा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, बॉडी खुद अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं कर सकती, इस इनएबिलिटी को या बेटा खुद डायरेक्शन चेंज नहीं होने की इनएबिलिटी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखो, व्हेन ए कार मेक ए शार्प टर्न एट हाई स्पीड द ड्राइवर फील्स आउटवर्ड जर्क ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये देखो, ए इसको देखो यूं समझना, ए यहां समझाता हूं, देख ये देख, ए ये कार यूं जा रही है या बस यूं जा रही है, ये देखो, ए ये रहा ड्राइवर, तो देखो बस भी वी से जा रही है आगे की तरफ और ड्राइवर भी वी से जा रहा है बस के साथ साथ, बेटा ड्राइवर और बस दोनों आगे चल रहे हैं, देखो यूं, ए ये रहा ड्राइवर, ये रही बस, तो ड्राइवर और बस दोनों आगे चल रहे हैं, देखो यूं, और अचानक से बस घूम जाती है, ए अचानक से बस शार्प टर्न ले लेती है, तो बस के ऊपर फोर्स लगता है, बस अचानक से शार्प टर्न ले लेती है, बस अचानक से शार्प टर्न ले लेती है, तो बोल तू बस अचानक से शार्प टर्न लेके उधर भी हो जाती है, तो क्या मैं बोल दूं ड्राइवर अभी भी सीधा ही जाता रहेगा क्योंकि ड्राइवर पे फोर्स लगा, तो ये देखो ना
बस ने अचानक से शाफ्ट ले लिया तो ड्राइवर यूं टकरा जाएगा। तो बेटा ये देखो बस यूं जा रही थी, अब बस के साथ ड्राइवर का बॉटम पोर्शन तो यूं मुड़ गया, बस के साथ मेरा बॉटम पोर्शन तो यूं मुड़ गया, लेकिन सही हो रहा तो मेरे को आउटवर्ड जर्क लगेगा। इज दैट क्लियर? तो ये ड्राइवर यहां टकरा जाएगा तो उसको लगेगा मैं बस में बाहर की तरफ फिक गया। और देखो याद है कई बार टायर पे कीचड़ लग जाता है बरसात के दिनों में, तो ये टायर यूं घूमता है या टायर यूं घूमता है, पीछे वाले टायर की बात करो तो बरसात के दिनों में टायर पर कीचड़ लग जाता है। याद है गाड़ी जब रोड पे चलती है तो कीचड़ लग जाता है, कच्चे रोड पे चल जाती है कीचड़, और याद है तुम पीछे आ रहे हो तो तुम्हारे ऊपर ये कीचड़ उछल के आएगा। बताओ कौन सी इनर्शिया की वजह से टायर घूम रहा है, कीचड़ तुम्हारे मुंह पर उछल के आ रहा है? कारण बताओ। टायर घूम रहा है तो ये कीचड़ किस कारण से उछल के आ रहा है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन तुम्हारे मुंह पर कीचड़ आ गया ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का कारण ये देखो, एक टायर के बॉटम पार्ट पर ये कीचड़ चिपका हुआ है कीचड़। अब देखो टायर यूं घूम रहा है और कीचड़ भी साथ साथ घूम रहा है यूं, फिर क्या हुआ? एक टायर और कीचड़ दोनों घूम रहे हैं। अब टायर का ये वाला पॉइंट तो व्हील की वजह से, इस कनेक्शन की वजह से आपस में जुड़े हुए हैं, तो मतलब टायर का ये वाला पोर्शन जो ए पॉइंट है, देखो ये टायर का ए पॉइंट है और ये कीचड़ भी है, तो टायर का जो ए पॉइंट है वो तो रोटेट होकर ऊपर चला गया कनेक्शन की वजह से, और बी पॉइंट सीधा चला गया। देखो बेटा ये देखो ना, ये यूं, ये देखो पहले तो यूं चल रहे थे, अब ये तो ऊपर चला गया और वो सीधे चला गया। देखो ये देखो, ये तो ऊपर चला गया, ये तो ऊपर चला गया और ये सीधे चला गया। देखो ये देखो, ये तो ऊपर चला गया, ये सीधे चला गया। एम आई राइट? तो बेटा ये वाला पॉइंट तो ऊपर चला गया, ए पॉइंट तो ऊपर चला गया, ये बी सीधे चला गया। तो बोलो बेटा ये कीचड़ आप पे आ गया, तो डायरेक्शन बदल नहीं पाया, बी अपनी डायरेक्शन अपने आप नहीं बदल पाया। ए और बी में से एक ही डायरेक्शन तो बदल गई पर बी अपने आप डायरेक्शन नहीं बदल पाया। ए पॉइंट ने तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ कर ली, बी खुद अपनी डायरेक्शन नहीं बदल पाया। दिस इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट वाली चीज रेस्ट में रहने की प्रॉपर्टी। बेटा इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है अगर मैं रेस्ट में हूं तो मेरी रेस्ट में रहने की प्रॉपर्टी है, ये मेरा इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। इनर्शिया ऑफ मोशन होता है अगर मेरी बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करते रहना चाहती है, ये इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। अब आपने किसी को जबरदस्ती रोक लिया तो बाकी का पोर्शन आगे जाएगा। ए मेरी बॉडी के बॉटम पार्ट को आपने रोक लिया तो अपर पार्ट आगे जाएगा और मैं आगे की तरफ जर्क फील करूंगा। तो बेटा ये इनर्शिया ऑफ मोशन है। गाड़ी चल रही है, अचानक ब्रेक लग गए तो मेरा ऊपर वाला पोर्शन आगे जा रहा है, मैं आगे की तरफ जर्क फील कर रहा हूं, ये इनर्शिया ऑफ मोशन है। मेरी बॉडी ने अपना मोशन चेंज नहीं करा खुद से, सब बॉटम पार्ट उसको तो एक्सटर्नल फ्रिक्शन ने मोशन चेंज करवाया। क्या फील आ गई इनर्शिया में? क्या सारे इनर्शिया समझ में आ गए? मुंह पर कीचड़ आना, मुंह पर कीचड़ आना, कीचड़ या मड, कीचड़ मुंह पर टायर से कीचड़ आना, ये एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एम आई राइट? ये कारपेट से डस्ट पार्टिकल हटाना, ए बॉडी का नीचे गिर के आगे की तरफ गिरना, बस से कूदने पर आगे की तरफ गिरना, दीज ऑल आर इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है चलो, इज दैट क्लियर और नॉट? ये सारे इनर्शिया क्लियर हो गया बेटा? ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्लियर हो गया? अब देखो ये देखो, ये इसका जवाब दो। एन एथलीट डज नॉट कम टू रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर क्रॉसिंग द विनिंग लाइन या फिनिशिंग लाइन ड्यू टू द इनर्शिया। कौन सा इनर्शिया बताओ? आफ्टर क्रॉसिंग द फिनिशिंग लाइन, आफ्टर क्रॉसिंग द फिनिशिंग लाइन बताओ ये कौन सा इनर्शिया? एथलीट रुक नहीं पाता, ये कौन सा इनर्शिया बताओ? इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ मोशन है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, नन ऑफ दिस। नो इनर्शिया ऑफ मोशन। क्यों नहीं रुक पाता? क्योंकि बॉडी मोशन नहीं रहती है, तो टाइम लेती है रुकने में, चेंज होने में मोशन टाइम लेगी। क्लियर है? इज दैट क्लियर और नॉट? हां फिर एक है ये 1 2, तो बोलो आंसर 1। व्हेन बस स्टार्ट्स या एक्सेलरेट सडनली, बस मूव्स सडनली, पैसेंजर फील्स बैकवर्ड जर्क ड्यू टू बताओ इसका आंसर क्या होगा? एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया इसमें, तो बोलो आंसर फर्स्ट है आंसर ऑफ 1, ये आंसर ऑफ 2 का बोलो। आंसर ऑफ 2 क्या बोला? ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ए सडन जर्क क्यों फील करता है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे रहना चाहती है। देखो बताया था ना अभी, ये बाकी का पोर्शन आगे चला जाएगा, सब वहीं रह जाएगा, तो ये बैकवर्ड जर्क फील करेगा। ये रेस्ट का रेस्ट पे रह जाएगा, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। इसमें मोशन का मोशन है, ये जो लाइन क्रॉस करने के बाद मोशन का मोशन नहीं रह जाएगा, ये फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर ली तो मोशन का मोशन में, मोशन चेंज नहीं कर पाएगा, तो ये मोशन का मोशन में क्या? वो रेस्ट का रेस्ट पे रह गया। इससे पीछे की तरफ जर्क फील करा, वो रुक नहीं पाया, खत्म। चलो, इनर्शिया इज इन्वॉल्वड। व्हिच टाइप ऑफ इनर्शिया is involved in given examples? पहला, first, when bus suddenly starts and passenger feels a, बताओ कितना जर्क फील करेगा? पैसेंजर फील्स ए बैकवर्ड जर्क। बोलो तो कौन सा इनर्शिया इन्वॉल्व है इसमें? कौन सा इनर्शिया इन्वॉल्व है? जब एकदम से बस स्टार्ट होती है, तुम एकदम झटके से, आपका दोस्त बाइक स्टार्ट करता है, आप पीछे गिर जाते हो। याद है जुक वाली बाइक लाता दोस्त, आजा भाई तेरे को चक्कर काटता हूं, और तुम बैठे होते हो आपस में बात कर रहे होते हो किसी पास वाली बाइक से, और वो एकदम चला लेता है तो तुम पीछे गिर जाते हो और वो चला जाता है। हां, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसमें जो इनर्शिया इन्वॉल्व है वो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, एक कार्डबोर्ड को आप मारते हो, when you give jerk, you apply the force. When you apply a force, you apply a jerk on cardboard. Coin falls in glass.
ड्यू टू बोलो इसमें कौन सा इनर्शिया इन्वॉल्व है? ड्यू टू। अब फिर से इनर्शिया ऑफ एयर, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ एयर, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ एयर, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ एयर। व्हेन पैसेंजर when passenger jumps from moving bus, when passenger jumps from moving bus, he fall down in forward direction when lands on ground, due to is due to बोलो कौन सा इनर्शिया के कारण? ड्यू टू कौन सा इनर्शिया के कारण? जैसे नीचे कूदते हो और आगे गिर जाते हो, इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि आप मोशन में रहना चाहते थे। वो पैसेंजर मोशन में रहना चाहता था बस के साथ साथ, पर जैसे ग्राउंड के संपर्क में आता है उसके पैरों को फ्रिक्शन रोक लेता है तो उसकी बॉडी आगे एक झटका के गिर जाती है। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, बच्चा इनर्शिया फटाफट पढ़ के चला जाता है, नहीं इनर्शिया पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है सर, हां हेलो सर, ये मड मुंह पे आके चिपकता है ये तो बता ही दिया। चलो अब आ जाओ बच्चों सेकंड लो, सेकंड लो से पहले थोड़ा सा मोमेंटम समझना पड़ेगा। ये देखो मोमेंटम बाद में न्यूटन सेकंड लो पहला तो फोर्स को डिफाइन करता है, सेकंड लो फोर्स की क्वांटिटी देता है। इट गिव्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ फोर्स, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ फोर्स। ए क्वांटिटेटिव वो बेटा क्वालिटी बताता है, ये क्वांटिटी बताता है। तो कितनी क्वांटिटी होती है फोर्स की? तो फर्स्ट लॉ कहता है फोर्स नहीं लगेगा तो ऐसा होगा। सुनना, फर्स्ट लॉ बताता है फोर्स नहीं लगाओगे तो जो चीज रुकी हुई रहेगी और जो चल रही है वो चलती रहेगी। पहला लॉ बताता है अगर फोर्स नहीं लगाओगे तो रुकी हुई चीज रुकी रहेगी और चलती हुई चीज चलती रहेगी। मोशन चेंज नहीं होगा। पहला लॉ बताता है अगर फोर्स नहीं है तो मोशन चेंज नहीं होगा। पर आप कहते हो नहीं मैं तो मोशन चेंज करना चाहता हूं, फोर्स लगाना चाहता हूं, तो सेकंड लॉ कहता है फिर ऐसा करो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum of body is directly proportional to force applied on it, the applied external force on the body। सेकंड लॉ कहता है अगर आप फोर्स लगाओगे तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा, फोर्स लगाओगे तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होगा। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वन होता है। तो देखो ये तो F इज प्रोपोर्शनल टू, ये चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू, ये देखो F इज प्रोपोर्शनल टू dp by dt। चलिए मोमेंटम क्या होता है अभी समझाता हूं। बेटा जो अप्लाइड फोर्स है वो मोमेंटम चेंज करता है, तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, या चेंज इन मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है, कुछ भी लिख लो। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, तो बेटा आपके अंदर जो मोमेंटम चेंज होगा, किसी ऑब्जेक्ट का जो मोशन चेंज होगा, बेटा मोमेंटम मोशन को ही बताता है, अभी बात करेंगे। तो ये होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वन होता है फ्रॉम प्रैक्टिकल फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डेटा, है ना। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बराबर हेंस जो फोर्स होता है अप्लाइड फोर्स वो होता है dp by dt। ये तो क्या इंस्टेंटेनियस है, इसमें भी दो बातें होगी। दिस इज इंस्टेंटेनियस फोर्स और एवरेज फोर्स कितना हो जाएगा? एंड एवरेज फोर्स F एवरेज टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। Am I right? टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। इज दैट क्लियर? चलिए मोमेंटम क्या होता है बताओ। आ जाओ इसको आगे करने से पहले देखते हैं मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो मोमेंटम होता है बेटा मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। देखो द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बेटा ये लिखा हुआ इसलिए क्योंकि आपको 9th क्लास में पढ़ा था P बराबर mv, और ये वेक्टर क्वांटिटी बेटा मोमेंटम P बराबर mv होता है, मास और वेलोसिटी। तो बेसिकली वेलोसिटी में चेंज होगा तो मोमेंटम में चेंज होगा। इफ देयर इज चेंज इन वेलोसिटी मोमेंटम विल चेंज। तो बेटा जो मोशन चेंज होगा तो मोमेंटम चेंज होगा, अगर मोमेंटम चेंज होगा तो मोशन चेंज होगा, या मोशन चेंज होगा तो मोमेंटम चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी मतलब मोमेंटम चेंज होगा। तो बेटा अगर फोर्स लगता है तो वेलोसिटी चेंज होती है, रुका हुआ चीज चलने लगती है, चलती हुई चीज तेज होने लगती है, धीरे होने लगती है। बेटा अगर किसी पार्टिकल पे फोर्स लगाओगे तो रुका हुआ आदमी चलने लगेगा, ये रेस्ट पर है, और आपने इधर से फोर्स लगा दिया तो इसकी वेलोसिटी आने लगेगी। एम आई राइट और नॉट? आपने फोर्स लगा दिया तो वेलोसिटी आने लगेगी। अच्छा कोई चलता हुआ आदमी है, ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, अब आपने फोर्स उल्टा लगा दिया तो ये धीरे होने लगेगा, अगर आपने फोर्स आगे लगा दिया तो ये तेज होने लगेगा, तो मोशन चेंज होने लगेगा, तो वो मोमेंटम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आपकी वेलोसिटी बढ़ना घटना इस मोमेंटम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो डायरेक्शन ऑफ v होती है। अब बच्चे पढ़ते तो सब है लेकिन क्वेश्चन के समय देर हो जाते हैं। बेटा मोमेंटम ये होता है और डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की होती है। ठीक है, p की और v की डायरेक्शन सेम होती है। इसकी यूनिट बताओ क्या होती है? तो ये हो गया kg और ये हो गया मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो रटो नहीं, तो इसकी यूनिट हो गई kg मीटर पर सेकंड। देखो तो यूनिट हो गई kg मीटर पर सेकंड, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन v की है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट kg मीटर पर सेकंड है। अच्छा डायमेंशनल फार्मूला बताओ, डायमेंशनल फार्मूला बना के बताओ, इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज, बताओ क्या होगा? बोलो kg का होता है मास m की पावर 1, मीटर का होता है लेंथ, और पर सेकंड तो नीचे सेकंड तो ऊपर जाके t - 1। इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट? डायमेंशनल फार्मूला ये होता है, कुछ नहीं रखना है, m की जगह मास और वेलोसिटी लेंथ अपॉन टाइम होती है, तो लेंथ की जगह l और टाइम नीचे तो ऊपर जाके -1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला। हाँ बोलो, इज दैट क्लियर और नॉट? क्या ये क्लियर हो गया मोमेंटम? अब देखो बच्चा वेक्टर वेक्टर खूब पढ़ता है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, यूनिट ये होती है ना, सब पर बेटा क्वेश्चन में देर हो जाता है। देखो जो क्वेश्चन करते हैं, ये देखो ये बताओ, ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg is moving with speed 5 meter per second in x direction, then its momentum
बताओ क्या होगा? ए बहुत अच्छा फॉर्मूला है, तो P बराबर mv, तो मास हो गया 2 kg, करो ए मास हो गया 2 kg और वेलोसिटी हो गई 5 i k, x डायरेक्शन है ना, वेक्टर क्वांटिटी है तो i k आएगा, तो ये आ जाएगा 10 i k kg इनटू मीटर पर सेकंड, ये यूनिट हो गई इसकी। i k लगा दो, x डायरेक्शन है तो i k, इज दैट क्लियर? नॉट? मोमेंटम मच्छर है क्या? ए मोमेंटम मच्छर है क्या, बताना एक बार, मोमेंटम मच्छर है क्या? मोमेंटम मच्छर है क्या? अब आ जाओ अगले क्वेश्चन, ये देखो, ये देखो, एक दो पार्टिकल है, पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2, ये देखो, ए पार्टिकल 1 ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी दिस, तो बेटा मास है 2 kg और वेलोसिटी ये है, तो पहले पार्टिकल का मोमेंटम कितना, इन ईस्ट डायरेक्शन जा रहा है, तो पहले पार्टिकल का मोमेंटम आ जाएगा p1 बराबर 2 इनटू p1 बराबर आ जाएगा 2 इनटू mv, m1 v1, देखो m1 v1, तो यहां लिख रहा हूं, पहले पार्टिकल का मोमेंटम, पहले पार्टिकल का मोमेंटम m1 v1 और दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम m2 v2, बोलो पहले पार्टिकल का मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो m1 हो गया 2 kg और v1 हो गया 10, तो बोलो 20 आ गया, ये पहले पार्टिकल का मोमेंटम आ गया। दूसरे का बताओ, तो m2 आ गया बेटा, पार्टिकल 2, अनदर पार्टिकल 2 ऑफ मास 4 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी v2 बराबर 5 मीटर पर सेकंड इन नॉट, तो बोलो बेटा इन नॉट, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 kg और 5 से जा रहा है, तो इसका भी मोमेंटम 20 kg मीटर पर सेकंड आ गया, ये p2, ये p1, ये p2, क्या दोनों के मोमेंटम सेम है या नहीं है बताओ, क्या दोनों के मोमेंटम सेम है या नहीं, ये ट्रू है या फॉल्स है? मोमेंटम ऑफ बोथ पार्टिकल इज सेम, मेरा तो ट्रू आ रहा है, ये दोनों के 20-20 आ रहे, यस सेम 20-20, यस सेम 20-20 kg मीटर पर सेकंड, मेरा तो आंसर आ रहा है, क्या मैं सही हूं, क्या मैं सही हूं? नहीं मैं बिल्कुल गलत हूं मेरे बच्चे, ये नहीं है, ये गलत है, आंसर है फॉल्स, आंसर है फॉल्स, रावणो, रावणो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, p मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज अ वेक्टर, रावणो लुक एट डायरेक्शन, रावणो लुक एट डायरेक्शन, डायरेक्शन, डायरेक्शन डिफरेंट है, डायरेक्शन डिफरेंट है, ए डायरेक्शन डिफरेंट है, तो बेटा इस पार्टिकल का ईस्ट में, इधर ये ईस्ट में, इन ईस्ट, और वो नॉर्थ में इन ईस्ट, तो मैं ईस्ट को आगे ले लूं तो ये इधर की तरफ देखो 2 kg पार्टिकल का मोमेंटम है, और उसका बेटा ये मोमेंटम p1 बराबर 20, ये ईस्ट में बेटा डायरेक्शन, और उसकी नॉर्थ में, तो ये 4 kg का नॉर्थ में जा रहा है, एम आई राइट, p2 ये इज इक्वल टू 20, तो दोनों इक्वल नहीं है, ए नॉट इक्वल, ए नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, एम आई राइट और नॉट, ये इक्वल नहीं है दोनों मोमेंटम, एम आई राइट और नॉट, दीज आर नॉट इक्वल, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या वेक्टर का मतलब समझ में आ गया? तो आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी, क्या आपको समझ आ गया वेक्टर का मतलब क्या है? सिर्फ ये लिख देने से, रट लेने से नहीं होता है कि लिख दिया छोटा सा वेक्टर है, अरे यूज करना सीखो, दो पार्टिकल के मोमेंटम की वैल्यू 20-20 आ गई तो डायरेक्शन अलग अलग है, तो वो फिर सेम नहीं है मोमेंटम, तो दीज आर नॉट सेम मोमेंटम, क्लियर है? हां सब समझदार हो गए, चलो अब चलना आगे, ठीक है सर, तो अब देखो ये सेकंड लो, तो सेकंड लो का भी और लिखूंगा मैं, तो क्या बोलूं, यहां पर mv भी लिख सकता हूं, ये देखो इसको मैं लिख सकता हूं p बराबर mv, ये देखो d बाई, इधर देखो d बाई dt ऑफ mv, क्योंकि मोमेंटम की वैल्यू mv होती है। अब यहां से दो फार्मूले बनेंगे, देखो ये फोर्स के दो फार्मूले बनेंगे, इंस्टेंटेनियस फोर्स के, अब यहां से दो ऑप्शन बनेंगे मेरे पास, क्या इफ, ये यहां पे देखो, ये अब यहां पर अगर m कांस्टेंट है, इफ मास इज कांस्टेंट, इफ मास ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, पार्टिकल इज नॉट वेरिंग, इज कांस्टेंट, और इन जनरल मास कांस्टेंट होता है, यहां पे वेलोसिटी बदलती है, आप एक पार्टिकल को धक्का देते हो तो इन जनरल मास कांस्टेंट होता है, सर पे मास वेरी करेगा रॉकेट प्रोपल्शन में, अभी देखो अगर मास कांस्टेंट है, इफ मास ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, तो मैं m मार ले लूं बेटा, अगर मास कांस्टेंट है तो यहां से m मार ले लूं क्या, तो दो केस बनेंगे, अगर मास कांस्टेंट है तो कैसे सोचना है, तो मास कांस्टेंट है तो m मार ले लूं, तो ये जो फोर्स है वो आ जाएगा m बाहर आ गया dv by dt, ये वेलोसिटी बदल रही है, जैसे 2 किलो का पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी 10 है फिर 12 हो गई, तो वेलोसिटी बदल रही है, जो कि इन जनरल होता है, हम ज्यादातर पार्टिकल को धक्का देते हैं तो उसकी वेलोसिटी तो बदलती है, तो मेरे को धक्का दोगे तो मेरी वेलोसिटी तो बदलेगी, मास थोड़ी बदलेगा, तो v बदल रहा है, तो m बाहर आ गया, v चेंज हो रहा है, तो ये फार्मूला बन गया फोर्स का, और इसको मैं लिख सकता हूं f बराबर m और f बराबर m, ठीक है, तो ये हो जाएगा, और f बराबर m, ये देखो ना ये एक्सेलरेशन है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, तो ये आ जाएगा a, ये फार्मूला पढ़ा आपने f बराबर m, ये किसी भी इंस्टेंट पर फोर्स ही होता है, am I right or not? ए फोर्स का फार्मूला ये आ गया, देखो ये समझ आ गया कैसे आया, सेकंड लॉ से, तो सेकंड लॉ में फोर्स की क्वांटिटी दे दी कि फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे, तो कभी ये फार्मूला लगेगा सीधा जब पार्टिकल का सीधा मोमेंटम दे देगा, अच्छा फिर ये फार्मूला लगेगा जब एक्सेलरेशन दे देगा, क्लियर है? अच्छा अगर बात कई बार वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ये देखो सेकंड केस, इफ वेलोसिटी बराबर कांस्टेंट एंड मास इज वेरी, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट तो फार्मूला क्या बन जाएगा, v बार आ जाएगा, ए यहां से v बार आ जाएगा, तो dm by dt रॉकेट प्रोपल्शन में होगा, या लिखो इन रॉकेट प्रोपल्शन, ए अभी पढ़ूंगा मैं इन रॉकेट प्रोपल्शन, ए रॉकेट प्रोपल्शन में ऐसा होगा, इसको यूज करूंगा मैं रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट प्रोपल्शन में ये चीज काम में लूंगा, ये चीज काम में लूंगा जब मास कांस्टेंट होगा, धक्के दोगे किसी को, और ये एवरेज में काम में लूंगा। आ जाओ सब पर क्वेश्चन करते हैं, सब पर क्वेश्चन करते आ जाओ, आ जाओ सेकंड लो पर क्वेश्चन करते हैं, फिर थर्ड लो पर जाएंगे बेटा, सेकंड लो पर क्वेश्चन करते हैं फिर थर्ड लो पर जाएंगे, आ जाओ पहले थोड़े से सेकंड लो पे क्वेश्चन देखते आ जाओ, सेकंड लो के बेसिक क्वेश्चन देखते हैं फिर थर्ड लो पर आएंगे, सेकंड लो के बेसिक क्वेश्चन देखते हैं फिर थर्ड लो पर आएंगे, चला जाओ, ये देखो एक मिनट थोड़े से क्वेश्चन और बोले, सेकंड लो पर क्वेश्चन देखेंगे, ए थ्योरी क्वेश्चन करने से क्लियर होती है, देखो बहुत सारी बातें क्लियर होगी, बहुत सारी बातें क्लियर होगी बेटा,
सेकंड लॉ पे क्वेश्चन करेंगे, फिर थर्ड लॉ देखेंगे। आ जाओ थोड़े क्वेश्चन देखते हैं, फिर थर्ड लॉ पढ़ के फिर वापस सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ बहुत लंबा चलेगा, सेकंड लॉ बहुत लंबा चलेगा। आ जाओ देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ द मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, करेक्ट, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, करेक्ट इक्वेशन इज बेटा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, करेक्ट इक्वेशन इज, बताओ इनमें से करेक्ट इक्वेशन कौन सी है? क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल राइट है। और बेटा चारों ऑप्शन पढ़ो, ए ये टिक करके आगे बढ़ गए, रीड ऑल फॉर ऑप्शन, रीड ऑल फॉर ऑप्शन। बेटा चारों ऑप्शंस पढ़ो, ए नहीं तो दिल गलती कर बैठेगा, दिल गलती कर बैठेगा, अदरवाइज दिल गलती कर बैठेगा, दिल गलती कर बैठेगा। बेटा चारों ऑप्शन पढ़ो, नहीं तो दिल गलती कर बैठेगा। ये भी राइट है, ये भी राइट है, बराबर है, ये भी राइट है। v dm by dt याद है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो ऑल आर करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। तो बेटा चारों ऑप्शन पढ़ना, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में ऑल आर करेक्ट भी देते हैं, बोथ ए एंड बी करेक्ट भी देते हैं, बोथ बी एंड सी करेक्ट भी देते हैं। ओके, तो चारों ऑप्शन पढ़ना, चारों ऑप्शन पढ़ना, कसम खाओ एग्जाम में चारों ऑप्शन पढ़ना, एग्जाम में चारों ऑप्शन पढ़ना। एग्जाम में फोर्थ ऑप्शन बर्बाद कर देगा, फोर्थ ऑप्शन बर्बाद करता है, बर्बाद करता है ना। डी में होता है ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, ए बोथ बी एंड सी, ए बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, बर्बाद करता है, ध्यान रखना फोर्थ ऑप्शन। और बायो में ज्यादा बर्बाद करता है, स्पेशली इन बायो, इन बायो याद है, बायो में चारों करेक्ट दिए होते हैं, फोर्थ ऑप्शन में ज्यादातर ऑल आर करेक्ट दिया होता है, क्योंकि बायो में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बायो में थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन में वो चारों करेक्ट दे देता है। बताओ कितने बच्चों को बर्बाद करा इस फोर्थ ऑप्शन ने? बताओ कितने स्टूडेंट को इस फोर्थ ऑप्शन ने बर्बाद करा? कितने बच्चे फोर्थ ऑप्शन से पीड़ित रहे हैं जिंदगी में? कितने बच्चे फोर्थ ऑप्शन से पीड़ित, फोर्थ ऑप्शन फोबिया है बच्चों को? कितने बच्चे फोर्थ ऑप्शन से पीड़ित रहे हैं अपने पिछले ड्रॉप में? कितने बच्चों ने काफी क्वेश्चन चार ऑप्शन नहीं पढ़ने से गलत करे हैं? आप में से कितने बच्चों ने फोर्थ ऑप्शन नहीं पढ़ने से क्वेश्चन गलत कराए? सर ए टिक कर दिया, घर आके देखा तो फोर्थ में लिखा था ए और सी दोनों राइट है। कितने बच्चों ने एग्जाम में ए टिक कर दिया और घर आके देखा तो फोर्थ में ए और सी दोनों दिया हुआ था, फिर बाद में सिर पे हाथ रख के रोने बैठ गए, मम्मी को धक्का दे रहे, पापा को धक्का दे रहे, बात मत करो ये वो। मम्मी पापा की क्या गलती? हाँ, पूछा कि फ्रेंड्स मजे लेते हैं एग्जाम में, बताओ कैसे लेते? पूछा देना, बच्चा एग्जाम हॉल से बाहर निकलता है, ऐसे कॉलर खड़ी करके आज तो पेपर बहुत तगड़ा हुआ है, वैसा आता है, ठीक है। फिर दोस्तों के सामने बाहर दोस्त सारे डिस्कस कर रहे होते हैं, वहां जाता है उस ग्रुप में, एक बच्चों का झुंड लगा हुआ था दोस्तों का, जो उसकी कोचिंग करते हैं, वहां जाके बात करता है, आज तो फोड़ दिया। फिर वो बोलते क्या, बोला आजा चेक करते हैं आंसर, इसका ही आएगा, मेरे इसका फर्स्ट आया, वो आया। फिर अपन जल्दी जल्दी बोल रहे होते हैं, 4-5 क्वेश्चन राइट होते हैं, इसका फर्स्ट, कितने लल्लू क्वेश्चन पूछे, फिर अपन एक्स्ट्रा पुट देते हैं, एक्स्ट्रा कमेंट देते हैं, कितना लल्लू पूछा, ऐसे भी कोई पेपर बनता होगा, इतना इजी, फिजिक्स तो फाड़ दिया, ठीक है। फिर अपना एक क्लास का इंटेलिजेंट समझदार बच्चा आपके ऐसे कोनी मारता है, नहीं नहीं फोर्थ पढ़, फिर वो बोलता फोर्थ ऑप्शन देख, फिर अपन फोर्थ देखते ओला करेक्ट, तो अपने चेहरे की हमारी यहाँ हंसी गायब हो जाती है, एकदम ऐसे सीरियस हो जाते हैं। फिर सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं और हाँ यार बराबर एम भी सेकंड लो, फिर थर्ड पढ़ते हैं और हाँ यार वी डी एम बाई डी टी बी, फिर सिर पे हाथ रखते हैं, उसको घूर घूर के देखते हैं, फिर पेपर बंद करके चले जाते हैं कि नहीं यार यहाँ तो बहुत गलत हो रहा है, तुम तो बड़ा इरिटेट कर रहे हो, मैं तो जा रहा हूँ या जा रही हूँ, या तो वहाँ से पेपर बंद करके खसक लेते हो। फिर घर पे हिम्मत नहीं होती की चेक करने की, क्योंकि ये गलत हो चुका है। फिर जैसे तैसे पापा के दबाव में, मम्मी के दबाव में की चेक करते हैं, फिर फाइनल रिजल्ट में 20 गलत, 20 में सिली मिस्टेक, फिर दिमाग खराब होता है, तो सिलेक्शन होता हुआ रुक जाता है। तो क्या आप ऐसा चाहोगे? नहीं चाहोगे, तो उसके लिए 4 ऑप्शन पढ़ो, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। हाँ, झूठ बोल देते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ, चला आगे, ओके। तो 4 ऑप्शन पढ़ो, तो कभी गलती नहीं होगी, तो फोर्थ इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, फोर्थ आंसर होगा, क्लियर है? चलो अगला जाओ, ये अगला जाओ। हाँ, ये देखो, देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये करो बेटा, ये देखो, इफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg चेंजेस, ये चेंजेस है, चार्जेस भी चेंजेस, ये चेंजेस, ठीक है सर, फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, इन 0.5 सेकंड, ठीक है सर। देन एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल, अब एवरेज की बात कर रहा है, तो बोलो एवरेज फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा? अच्छा मैं तो मास दिया हुआ है और वेलोसिटी यानी कि मोमेंटम की सारी इंफॉर्मेशन है, तो क्या बोलते हैं एवरेज फोर्स हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल, ए चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल। अब पहले कॉमन सेंस लगाओ, ए पहले फील लो, यहां पर एम ए फील लो, फील बेटा, पहले थोड़ा नहीं, पहले सोच लो आंसर प्लस आएगा या माइनस, पहले फील लो आंसर प्लस आएगा या माइनस। मुझे बताओ 2 kg का पार्टिकल किधर जा रहा है? अभी इनिशियल वेलोसिटी u बराबर इसकी 10 मीटर पर सेकंड है। अब बताओ वेलोसिटी बढ़ी या घटी, और प्लस में या माइनस में? तो बोल दो प्लस एक्स डायरेक्शन में ही है और बढ़ गई, एम आई राइट? बेटा इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, आगे की तरफ वेलोसिटी बढ़ गई, याद है मैंने वनडी में भी फीलिंग दी थी आपको, मैं बोलता इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ बढ़ गई, एम आई राइट और नॉट? बेटा इस 2 kg के पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ गई आगे की तरफ, देखो ना वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो गई आगे की तरफ। तो बताओ आपने किधर पुश किया होगा? मुझे कॉमन सेंस लगाओ, बताओ इस आदमी को फॉरवर्ड में पुश करा है या बैकवर्ड में? बताना, बताओ इसकी वेलोसिटी बढ़ने का कारण क्या है? आपने किधर पुश करा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में या अपोजिट? पहले मेरे को दिमाग लगा के बताओ बेटा, जब तक फील नहीं लोगे प्लस माइनस की मिस्टेक करोगे। बेटा 99% बच्चा प्लस माइनस की मिस्टेक करता है, तो क्या बोल दूं? कंफर्म गारंटेड आगे फोर्स लगा है, वेलोसिटी बढ़ रही है मींस फॉरवर्ड फोर्स, मींस फॉरवर्ड फोर्स, मींस फोर्स, मींस एफ इज इनडायरेक्ट
डायरेक्शन ऑफ वी, इन डायरेक्शन ऑफ वी, एम आई राइट और नॉट? फोर्स आगे लगाए तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन आएगी। तो क्या मैं गारंटी ले लूं फोर्स पॉजिटिव आएगा? क्या मैं गारंटी ले लूं फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है? क्या मैं गारंटी ले सकता हूं वेलोसिटी बढ़ाने के लिए फोर्स फॉरवर्ड लगेगा मतलब फोर्स पॉजिटिव आने वाला है? फोर्स पॉजिटिव आने वाला है। क्या मैं गारंटी ले लूं फोर्स की वैल्यू प्लस आने वाली है? अगर चार ऑप्शन ऐसे होते तो ऑप्शन ऐसे होते थे ए 40 न्यूटन, बी -40 न्यूटन, सी 20 न्यूटन और डी -20 न्यूटन। तो कौन से ऑप्शन कैंसिल हो गए फीलिंग से? तो बोल तो फीलिंग से फोर्स पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव आएगा तो दोनों गलत हो गए। बेटा यही तो मिस्टेक होती है एनएलएम में, प्लस माइनस की। क्या आपको प्लस माइनस की मिस्टेक अब होगी या नहीं होगी मुझे बताओ? क्या अब आप प्लस माइनस की मिस्टेक करोगे कभी? क्या अब आप प्लस माइनस की मिस्टेक करोगे? नहीं, एक ही गलती होती है क्योंकि कैलकुलेशन सब कर देते हैं प्लस माइनस की मिस्टेक। तो अब नहीं करूंगा। बोलो इसका इनिशियल मोमेंटम, तो ये देखो ये इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा m * u और ये आ जाएगा बेटा 2 * 10, तो ये आ जाएगा 20 प्लस का 20 ए प्लस 20। इनिशियल मोमेंटम आ गया 20, यूनिट नहीं लिखा हूं अभी। और फाइनल मोमेंटम आ जाएगा mv, ये आ जाएगा 2 * 20, तो ये आ जाएगा 40 फाइनल मोमेंट। अब आ जाओ साइन के साथ वैल्यू रखो, तो यहां पर आ जाओ, तो बोलो इसको p फाइनल माइनस p इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल, ए अपॉन टाइम इंटरवल। तो p फाइनल हो गया, p फाइनल हो गया, ए p फाइनल हो गया 40 और p इनिशियल हो गया 20। देखना पॉजिटिव आएगा 0.5, ये आ जाएगा 20 अपॉन 0.5 या 1/2, ये आ जाएगा 40 न्यूटन। आ गया पॉजिटिव फोर्स। कितने बच्चों को एवरेज फोर्स समझ में आ गया ये फार्मूला? कितने स्टूडेंट को समझ में आ गया मोमेंटम बढ़ना या घटना फोर्स के हाथ में होता है? मोमेंटम चेंज फोर्स करेगा क्योंकि जब तक फोर्स नहीं लगेगा पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। अगर ये फोर्स हटा दोगे, ए एफ गायब कर दो, ए फोर्स को गायब कर दो, गायब, ए फोर्स गायब, तो मतलब पार्टिकल 2 किलो का पार्टिकल 10 से ही चलता रहेगा, ए 2 किलो का पार्टिकल 10 से ही चलता रहेगा, 2 किलो का पार्टिकल 10 से ही चलता रहेगा। मजा आया कि नहीं आया? बेटा फोर्स को गायब कर दो, 2 किलो का पार्टिकल जिंदगी पर 10 से चलता रहेगा, जिंदगी पर 10 से चलता रहेगा। नहीं सर हमने घर में बॉल को आगे फेंकी थी वो तो थोड़ी देर बाद रुक गई बेटा क्योंकि ग्राउंड पर फ्रिक्शन है। वो इसलिए रुक गई क्योंकि ग्राउंड पर फ्रिक्शन है, ग्राउंड पर फ्रिक्शन है। समझ आ गया? चलो बेटा हमने घर पे एक बॉल को सब फेंकी थी बचपन में, कोई फोर्स नहीं लगाया फिर भी वो तो रुक गई, ग्राउंड पर फ्रिक्शन की वजह से फोर्स लग रहा है। अगर आप बिल्कुल स्मूथ सरफेस कैसे भी बना पाए और फिर फेंकोगे तो वो कंफर्म कभी नहीं रुकेगी। पर नेचर में आइडियल कंडीशन बना पाना संभव नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन ऐसा करके बताऊं, इफ वेलोसिटी ऑफ 2 kg पार्टिकल या 4 kg कर दो, 4 kg पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम 30 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड in 0.4 सेकेंड, या चलो रुको in 0.25 सेकेंड, then force acting on particle is A 80 न्यूटन, B -80 न्यूटन, C 320 न्यूटन और D -320 न्यूटन। पहले कॉमन सेंस है, पहले MF फील लो बेटा, पहले MF फील लो। बताओ पार्टिकल जा किधर रहा है? बोल दो आगे की डायरेक्शन में। ए देखो इनिशियल वेलोसिटी 30 है और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? बोल दो 10। तो बताओ इसकी वेलोसिटी बढ़ी है या घटी? इसकी वेलोसिटी बढ़ी है या घटी है ये बता दो आप। इसकी वेलोसिटी बढ़ी है या घटी है आपकी नजरों में? बेटा इस पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ी है या घटी है? तो बोल दो घटी है। देखो वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी घट रही है बेटा। वेलोसिटी इंक्रीज हुई है डिक्रीज? तो डिक्रीज हुई है बेटा। अगर आप फील लोगे तो प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं होगी। अब बताओ आपके हिसाब से वेलोसिटी डिक्रीज करने के लिए रिटार्डेशन करने के लिए फोर्स फॉरवर्ड लगेगा या बैकवर्ड? बताओ फोर्स फॉरवर्ड लगेगा या बैकवर्ड? बेटा वेलोसिटी डिक्रीज करने के लिए फोर्स फॉरवर्ड लगेगा या बैकवर्ड? इतना सा बता दो। फॉरवर्ड और बैकवर्ड? तो बैकवर्ड, ये देखो फोर्स लगेगा बैकवर्ड, ये देखो ए फोर्स लगेगा बैकवर्ड, यस तो फोर्स लगेगा बैकवर्ड। ए 2 डिक्रीज वेलोसिटी 2 डिक्रीज v। नाउ द फोर्स विल बी इन बैकवर्ड, फोर्स विल बी अपोजिट टू v। एम आई राइट और नॉट? फोर्स विल बी अपोजिट टू v, हेंस f नेगेटिव, हेंस f बराबर नेगेटिव, क्योंकि आगे वाली डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव लिया है, इस आगे वाली डायरेक्शन को आप प्लस ले रहे हो और पीछे वाली को माइनस ले रहे हो। एम आई राइट? आगे वाली डायरेक्शन को वी आर टेकिंग पॉजिटिव एंड बैकवर्ड को वी आर टेकिंग नेगेटिव, तो वो तो फोर्स नेगेटिव होगा, तो वो तो फोर्स नेगेटिव। मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? मुझे तो इतना सा बता दो मजा आया कि नहीं आया? आर यू फीलिंग द एनएलएम? क्या आपको फील आ रही है फोर्स की? क्या आपको फील आ रही है धक्का कितना देना पड़ेगा? इस पार्टिकल को धीरे करना है तो फोर्स लगाना है, तेज करना है तो फोर्स लगाना है, स्पीड अप करना है तो फोर्स लगाना है, स्पीड डाउन करना है तो फोर्स लगाना है। लेकिन अगर स्पीड चेंज नहीं करनी है, स्पीड चेंज नहीं करनी है तो फोर्स नहीं लगाना है। तो ये फर्स्ट लॉ है, ये फर्स्ट लॉ है कि मूव करती चीज मूव करती रहेगी उसी वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म मोशन से। अगर फोर्स नहीं लगाया तो इसमें फोर्स 0 होगा क्योंकि मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा। पर यहां पर भी फोर्स लगेगा और यहां उल्टी डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि मोमेंटम घट रहा है, और यहां पर भी फोर्स लगेगा और सीधी डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि मोमेंटम बढ़ रहा है। तो मोमेंटम बढ़ाओ चाहे घटाओ फोर्स लगेगा, बढ़ाओगे तो सेम डायरेक्शन में लगेगा और घटाओगे तो उल्टी डायरेक्शन में लगेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? बोलो बेटा। चलो अब आ जाओ सॉल्यूशन। अब अपन सॉल्व करते हैं। तो F बराबर del P by P फाइनल del P by del P, ये एवरेज फोर्स, तो ये आ जाएगा P फाइनल माइनस P इनिशियल। बड़े ड्यूरेशन के लिए एवरेज निकलता है बेटा, बड़े ड्यूरेशन के लिए एवरेज निकलता है। तो 0.25 को छोटा ड्यूरेशन तो है नहीं, तो P इनिशियल आ जाएगा, P इनिशियल आ जाएगा mu और ये आ जाएगा 4 × 30, तो ये आ जाएगा प्लस 120, ये आ जाएगा P इनिशियल। P फाइनल आ जाएगा बेटा mv और ये आ जाएगा बेटा 4 × 10 और ये आ जाएगा 40 फाइनल। एम आई राइट और नॉट? ये फाइनल आ गया, ये इनिशियल आ गया, तो P फाइनल आ जाएगा 40, P इनिशियल आ जाएगा 120 डिवाइड बाय 0.25 और 0.25 को 1/4 लिख दो तो -80
अपॉन 1/4, मेरा तो -320। मुझे पहले से ही पता था नेगेटिव आंसर आने वाला है, क्योंकि मैंने पहले से ही एमए फील ले ली थी, मैंने पहले से फिजिक्स को फील कर लिया था कि नेगेटिव आंसर आने वाला है। एम आई राइट और नॉट? मैं पहले से फील ले चुका था नेगेटिव आंसर आने वाला है, अब तो सिर्फ कैलकुलेशन बाकी रह गई थी। इतने बच्चों को समझ आ गया नेगेटिव के लिए मेंटली प्रिपेयर थे। नहीं तो आप यहां पर क्या डरने लग जाते हो? याद है 9th क्लास में जब आप फार्मूला यूज करते थे तो नेगेटिव आते डर जाते थे कि सही है या गलत है। अब हमारे को फील आ रही है कि नेगेटिव ही आएगा। क्या आपको फील आ रही है नेगेटिव ही आएगा? क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो पीछे की तरफ धक्का लग रहा है। अगर मुझे धीरे करना है तो उल्टा धक्का लगाना, तो नेगेटिव आएगा। मजा आया कि नहीं आया? कितने बच्चों को मजा आ गया आग लगा तो मच्छर बना दूं? अब मैं बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन दे रहा हूं। कितने बच्चों को मजा आ गया आग लगा तो मच्छर बना दूं? कितने स्टूडेंट को मजा आ गया आग लगा तो मच्छर बना दूं? चला जाओ। अब अगला क्वेश्चन देखो। ये देखो, ऐसे क्वेश्चन करो। ए प्लेयर कैचेस ए बॉल ऑफ 200 ग्राम मास मूविंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। एक बेटा 200 ग्राम की बॉल है, ये एम मास की बॉल है जो इनिशियल स्पीड u बराबर 20 से मूव कर रही है ना। और एक प्लेयर इसको कैच कर लेता है, यहां पे एक प्लेयर इसको कैच कर लेता है, एक प्लेयर इसको कैच कर लेता है बेटा। ये प्लेयर इसको कैच कर लेता है, एम आई राइट और नॉट? ये कैच कर लेता है, ये कैच कर लेता है। ये इफ द टाइम टेकन टू कंप्लीट द कैच इज 0.5 सेकंड, ये कैच 0.5 सेकंड से इतना टाइम क्यों लगा? यादव अपने हाथों को नीचे ले जाके ऐसे, देखो जो अच्छा क्रिकेटर होता है वो अपने हाथ को नीचे ले जाके कैच करता है। सूर्य कुमार यादव तक ये वर्ल्ड कप, ये वर्ल्ड कप आ रहा तो रिसीव करते, इसको रिसीव करना तो बेटा यूं, और जो नहीं खेलना था वो झटके से हाथ आते यूं तो वो टकरा के बहुत तेज लगती है, बाहर बॉल चिपक जाती है। जो हाथ टाइट रखेगा उसके बॉल टकरा के कैच छूटने के चांस ज्यादा है। जो नए बच्चे खेलते हैं वो ऐसे ऐसे करते हैं तो बॉल टकरा के बॉल नीचे गिर जाती है, और जो पुराने खिलाड़ी होते हैं वो रिसीव करते बॉल को ऐसे। ये क्रिकेट कोचिंग में सिखाया जाता है। ओके तो बेटा ये अब ये 0.5 सेकंड में बॉल रिसीव कर ली, तो बताओ कॉमन सेंस से बताओ फोर्स पॉजिटिव आने वाला है नेगेटिव? तो एक तरीके से बॉल जा रही थी, एक तरीके से 200 ग्राम की बॉल, 200 ग्राम की बॉल आगे जा रही थी 20 मीटर पर सेकंड से, और फाइनली स्टॉप हो गई, फाइनली स्टॉप हो गई। ए स्टॉप। तो बताओ फोर्स कितना लगा होगा? मोमेंटम बढ़ा या घटा? बताओ बेटा मोमेंटम बढ़ा या घटा? पहले तो ये बताओ मोमेंटम बढ़ा या घटा? मोमेंटम बढ़ा या घटा? इस बॉल का मोमेंटम बढ़ा या घटा? पहले तो ये बताओ, इस बॉल का मोमेंटम बढ़ा या घटा, ये बताओ। ये चार ऑप्शन सही करने पड़ेंगे, रुक जाओ। हाँ बोलो, बॉल का मोमेंटम बढ़ा या घटा? हाँ घटा, बॉल का मोमेंटम घटा। तो बताओ बॉल पर इस प्लेयर ने फोर्स कितना लगाया? तो बताओ बॉल पर प्लेयर ने फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाया। बॉल पर प्लेयर ने फोर्स अपोजिट लगाया, एम आई राइट और नॉट? बोलो बेटा, प्लेयर ने बॉल पर फोर्स अपोजिट लगाया, एम आई राइट और नॉट? हाँ दिखती है ना बेटा? खुशबू आपकी चेन दिख रही है, बोलो खुशबू, खुशबू आपकी चेन नजर आ रही है, बोलो बेटा खुशबू, बोलो बेटा क्या हुआ? आपकी चेन नजर आ रही है बेटा खुशबू? हाँ बोलो खुशबू, क्या हुआ बेटा? आ रही है आपकी चेन नजर, बोलो। हाँ तो बेटा अपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन उन्होंने क्या पूछा देखो, तो बेटा बॉल पर फोर्स नेगेटिव आएगा तो एफ नेगेटिव आएगा। ए फोर्स ऑन बॉल, ए फोर्स ऑन बॉल, ऑन बॉल बोल तो नेगेटिव आएगा। बेटा आप आगे वाली डायरेक्शन को प्लस ले रहे हो और पीछे वाली को माइनस ले रहे हो, तो बोल तो बॉल पर फोर्स नेगेटिव आएगा और प्लेयर के हाथ पर फोर्स आगे लगेगा। सब वो कैसे निकालेंगे? वो नहीं निकाल पाओगे आप, डायरेक्ट तो नहीं निकाल पाओगे, इनडायरेक्ट निकालेंगे। देखो ए प्लेयर के फोर्स पर फोर्स, प्लेयर के हाथ पर फोर्स आगे लगेगा, एम आई राइट और नॉट? इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन। ये फोर्स ऑन प्लेयर, फोर्स ऑन प्लेयर आगे लगेगा तो बॉल का मोमेंटम कम करने के लिए फोर्स पीछे लगेगा। तो अपन बॉल की कैलकुलेशन, फोर्स ऑन बॉल, फोर्स ऑन बॉल इज इक्वल टू डेल पी बॉल बाय डेल टी। एम आई राइट? एम आई राइट और नॉट? क्या मैं कैलकुलेशन बॉल की कर सकता हूं या प्लेयर की? बॉल की कर सकता हूं। बेटा बॉल की कैलकुलेशन करो तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल। इस बार देखो मोमेंटम निकालो तो ये आ जाएगा बेटा पी इनिशियल 200/1000 इंटू ए 200/1000 इंटू v20, और फाइनल मोमेंटम कितना आ जाएगा बेटा? फाइनल मोमेंटम आ जाएगा तो ये इनिशियल, तो इनिशियल आ जाएगा 3 0 गए 4, तो इनिशियल मोमेंटम आ गया 4, फाइनल मोमेंटम आ जाएगा बेटा 200/1000 इंटू 0, तो 0 आ जाएगा, फाइनल मोमेंटम 0। एम आई राइट और नॉट? ए बॉल का मोमेंटम फाइनल 0 हो गया तो यहां जाओ, तो 0 - 4 डिवाइड बाय टाइम 0.5 सेकंड, तो ये आ जाएगा बेटा -8 न्यूटन। बिल्कुल सही बात है, तो ये बॉल पर फोर्स है, दिस इज फोर्स ऑन बॉल। ये फोर्स ऑन बॉल, एम आई राइट और नॉट? बेटा दिस इज फोर्स ऑन बॉल, ये बॉल पर फोर्स है। बच्चा -8 टिक करता था, गलत है बेटा। फोर्स एक्सर्टेड ऑन प्लेयर चेन पूछा है, प्लेयर पे कितना लगेगा? तो बोल जितना प्लेयर ने बॉल पर लगाया उतना ही बॉल प्लेयर पर लगाएगी, तो बोल फोर्स ऑन प्लेयर, ए फोर्स ऑन प्लेयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन बॉल। इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लो। सर ये कहां से आया? तो आ जाएगा -8, तो आ जाएगा 8 न्यूटन, तो प्लेयर पर फोर्स 8 न्यूटन आएगा। बॉल का उल्टा, बॉल पर पीछे लगा प्लेयर पर आगे लगेगा, इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन। ये एक्शन रिएक्शन, एक्शन थर्ड लो, न्यूटन्स थर्ड लो, न्यूटन्स थर्ड लो एक्शन। सर ये क्या बता रहा हूं? एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन न्यूटन के थर्ड लॉ से जितना बॉल पर लगा, तो कांसेप्ट समझो। अगर प्लेयर पर फोर्स पूछे तो बॉल का उल्टा और कैलकुलेशन बॉल की होगी। बेटा तुम प्लेयर पर फोर्स डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, अगर मैं बॉल के डेटा नहीं दूं और बोल दूं प्लेयर ने बॉल कैच करी तो फोर्स बताओ, नहीं निकाल सकते, तो कैलकुलेशन बॉल की होगी। बॉल पर फोर्स नेगेटिव आएगा और प्लेयर पर फोर्स उतना ही पॉजिटिव आएगा। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट?
क्लियर समझ में आया या नहीं आया? बेटा बॉल की कैलकुलेशन करी तो बॉल पर फोर्स नेगेटिव आएगा क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, तो फोर्स नेगेटिव आएगा बॉल पर। तो आप नेगेटिव कितना बॉल पर आएगा, अब प्लेयर पर फोर्स उल्टा लगेगा। तो बेटा फोर्स बॉल पर लगा पीछे, प्लेयर पर लगेगा आगे, तो फोर्स पॉजिटिव आएगा। प्लेयर पर फोर्स पॉजिटिव आएगा, बॉल पर फोर्स नेगेटिव आएगा। हाँ सोनम कंफ्यूज जानबूझ कर करा, पर आपने ऑप्शन बदलकर कंफ्यूज कर दिया। तभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि बॉल पर फोर्स, क्योंकि एग्जाम में बॉल पर दे दिया। बेटा सोनम अगर एग्जामिनर ने यहाँ पर फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल कर दिया, ऑन द बॉल, अब बताओ क्या करोगे? तो जिन्होंने रखा वो सब निपट जाएंगे ऑन द बॉल। यहाँ पर एग्जामिनर ने ऑन द बॉल कर दिया, अब आंसर बताओ, तो आंसर नेगेटिव आएगा। बॉल पर फोर्स -8 आएगा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने तो ऑप्शन बदलने पड़ेंगे। तो बॉल पर फोर्स नेगेटिव आएगा, प्लेयर पर फोर्स पॉजिटिव आएगा। बेटा बॉल और प्लेयर, तो प्लेयर इधर धक्का लगा रहा है बॉल को और बॉल प्लेयर पर इधर धक्का लगा रही है। समझ आया कि नहीं आया? बेटा दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, फोर्स ऑन प्लेयर, फोर्स ऑन बॉल। फोर्स ऑन प्लेयर, फोर्स ऑन बॉल, प्लेयर पर पॉजिटिव, बॉल पर नेगेटिव। अच्छा एक बात बताओ, इस टाइम को मैं 0.5 की जगह 1 कर दूं तो इस टाइम को बढ़ा के 1 सेकंड कर दूं। एक केज एक तो 0.5, एक लड़का केज जल्दी से खत्म कर रहा है और एक लड़का थोड़ा देर से केज कंप्लीट कर रहा है। पिछले वाले लड़के ने 0.15 पे केज देखो यूं, एक बॉल को यूं पकड़ लिया यूं झटके से, और दूसरे लड़के ने रिसीव करा आराम से, ये ज्यादा टाइम लिया। तो बताओ सेकंड केस में कितना फोर्स आएगा? तो पहले केस में 0.5 में फोर्स आ गया था 8 न्यूटन। अब बताओ सेकंड 1 सेकंड कर दोगे तो यहां पर 1 आ जाएगा, 1 से 4 न्यूटन दे जाएगा। सर कहना क्या चाहते हो? बेटा जिस लड़के ने 0.5 में केज कर लिया उसका आंसर आया 8 न्यूटन। जिस लड़के ने ज्यादा टाइम लगाया, देखो एक लड़के ने बॉल आई और यूं एकदम टाइट हाथ करके पकड़ लिया और पकड़ लिया केज, तो उसको तेज लगेगी, 8 न्यूटन का फोर्स लगेगा। लेकिन जिस लड़के ने बॉल को ऐसे रिसीव करा, जिस लड़के ने बॉल को ऐसे रिसीव करा, उसको बेटा 4 न्यूटन ही फोर्स लगेगा। तो क्या मैं बोल दूं, जितना टाइम बढ़ाओगे कैचिंग का उतना कम फोर्स लगेगा, उतना झटका कम लगेगा, हाथ पे कम लगेगी और केच छूटने के चांस कम होंगे। इसलिए जो अच्छे प्लेयर होते हैं आप देखना वो सारे केच ऐसे करते हैं। एक क्रिकेट में देखना वो बॉल को ऐसे केच करते हैं, आप देखना हाइलाइट्स ऐसे केच करेंगे, रिसीव करेंगे। आप कीपर को देखना, क्रिकेट में पीछे कीपर से बॉल पकड़े तो हाथों को ऐसे पीछे देता देखना। एम आई राइट और नॉट? हां और टाइम बढ़ा दो, 1 सेकंड की बजाय 2 सेकंड कर दो तो फोर्स और घट के 2 न्यूटन हो जाएगा। 2 सेकंड की जगह 4 सेकंड कर दो तो फोर्स 1 न्यूटन ही रह जाएगा। एम आई राइट और नॉट? तो वो तो जितना टाइम ज्यादा उतना कम फोर्स। मजा आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? तो जितना टाइम बढ़ाओगे उतना कम फोर्स लगेगा। कितने बच्चों को समझ आ गया? कितने बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा तो बोल दो यहां पर देखो एमए एक्स्ट्रा ज्ञान इज टाइम ड्यूरेशन ऑफ केज increases, then force on player and decreases, then F on player force decreases, force on player decreases, force on player decreases, it decreases। जितना टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा उतना फोर्स घटेगा, क्योंकि मोमेंटम चेंज उतना ही होगा, तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। मजा आया कि नहीं आया? जितना कैचिंग का टाइम बढ़ाओगे उतना फोर्स कम लगेगा। सर ये एक्शन रिएक्शन क्या था? सर ये समझाओ ना। आज हम न्यूटन का थर्ड लॉ देखते हैं फिर वापस मोमेंटम पे आते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ देखते हैं फिर वापस सेकंड लॉ पर आते हैं। बेटा वापस से थर्ड, पहले न्यूटन का थर्ड लॉ देखते हैं फिर वापस न्यूटन के इसके सेकंड लॉ के क्वेश्चंस पर आते हैं। आ जाओ थर्ड लॉ देखते हैं, थर्ड लॉ देखते हैं। ये बताओ थर्ड लॉ क्या होता है? तो थर्ड लॉ को एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं, थर्ड लॉ और एक्शन रिएक्शन। अगर बेटा आप किसी के लपड़ मारते हो तो बताओ वो क्या करता है? अगर आप किसी के लपड़ मारते हो तो बताओ वो क्या करता है? अगर आप किसी के लपड़ मारते हो तो बताओ वो क्या करता है? दूसरा गाल आगे। आप किसी के लपड़ मारते हो तो वो क्या करता है? दूसरा गाल आगे। आप किसी के लपड़ मारते हो तो वो क्या करता है? दूसरा गाल आगे। बेटा वो दो देता है धड़, ठीक है? लेकिन बेटा आप किसी के लपड़ मारते हो तो वो भी आपके लपड़ मारता है। हर एक्शन का एक रिएक्शन आता है, हर एक्शन का एक रिएक्शन आता है। आप किसी को अब्यूजिंग लैंग्वेज में बात करते हो तो वो आपसे डबल अब्यूजिंग लैंग्वेज में बात करता है। लेकिन बेटा न्यूटन नहीं, न्यूटन कहता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन बोला था, न्यूटन सीधा था, थोड़ा सा बोला बच्चा था, तो न्यूटन ने बोला एवरी एक्शन टू एवरी एक्शन फोर्स देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बेटा एक दूसरे पे 1 2 पे जितना फोर्स लगाएगा 2 1 पे उतना ही उल्टा लगाएगा। हर एक्शन का एक रिएक्शन फोर्स होता है और वो बिल्कुल बराबर हिसाब किताब क्लियर और उल्टी डायरेक्शन में होता है। चला जाओ, एक देखो, एक आपका गाल, एक ये मेरे लाल का गाल, दिस इज योर गाल। तो तेरे नए नक्श अच्छे करते, तेरे को थोड़ा स्मार्ट बनाते। ये तो बेटा मेरी लाली बन गई, मैं बना रहा था लाल और बन गई लाली। आई वॉज मेकिंग माई लाल एंड देयर इज लाली। तो ये भी लड़की लग रही है, ये तो और ज्यादा लड़की लग रही है। तो थोड़ा सा बेकार मुंह बनाओ तो लड़का तो थोड़ा बेकार मुंह बनाओ तो लड़का लगेगा। ये सुंदर मुंह बन रहा है तो लड़की लग रही है। वेरी गुड। इतने बुरे होते हैं क्या? यस सर। क्या लड़का बनी नहीं रहा, तो थोड़ी नाक मोटी बनाओ सर, थोड़ा थोड़ा लड़का लगा। ठीक है, थोड़ी सी आंखें भी बेकार मत करो। वेरी गुड। हाँ सर, नाक मोटी, आंखें थोड़ी सी तीखी मत बनाओ सर। ठीक है सर, अब लड़का लग रहा है सर। सर ये बीच में मांग मत दोने तो लड़की लग जाएगी। हाँ सर, अब लग रहा है ना लड़का। इसके साथ कान तो बनाओ सर। आप सुनो, मजाक छोड़ो, इधर देखो। मम्मी ने इधर से खींच के लपड़ दी, देखो कान में दो। मम्मी ने यहाँ से खींच के लपड़ दी, मम्मी ने खींच के लपड़ दी, देखो आप खड़े, मम्मी ने एकदम खींच के लपड़ दी, मम्मी ने खींच के लपड़ दी, दम। अब मम्मी ने जैसे लपड़ दी, मम्मी ने जैसे खींच के
तेरे ऊपर एक फोर्स लगा, ये देख लपड़ वाला फोर्स, तो मैं बोलूं तेरे ऊपर फोर्स लगा तो इस फोर्स की वजह से तेरा सर का मोशन इधर होगा, तो दिस इज एक्शन फोर्स। ये एक्शन फोर्स बेटा। क्या मैं बोलूं तेरे गाल पर एक फोर्स लगा, क्या मैं बोलूं तेरे गाल पर मम्मी ने जो लपड़ मारी उसका एक्शन फोर्स लगा, क्या मैं बोलूं तेरे गाल पर मम्मी ने 10 न्यूटन का एक्शन फोर्स लगाया लपड़ के रूप में, क्या मैं बोलूं तेरे गाल पर ये जो लपड़ पड़ी इससे 10 न्यूटन का एक्शन फोर्स लगा, और उसका असर ये देख तेरे ये पांचों उंगलियां मम्मी की छप गई, चारों उंगलियां और एक अंगूठा, ये देख दिस इज द एक्शन फोर्स का हिसाब किताब, ये मम्मी की उंगलियां। एम आई राइट? अच्छा बता अब रिएक्शन कितना लगेगा, सुनना बेटा रिएक्शन कितना लगेगा बताना। ए एक्शन लग गया इतना, अब रिएक्शन कितना और किस डायरेक्शन में लगेगा बताओ जरा, रिएक्शन कितना और किस डायरेक्शन में लगेगा बताना जरा। ये 10 न्यूटन का एक्शन फोर्स, तो रिएक्शन कितना और किस डायरेक्शन में लगेगा ये बता दो, कितने न्यूटन का रिएक्शन और किस डायरेक्शन में और कहां लगेगा। मैं बोल दूं इस लड़के के गाल पर रिएक्शन, ये रिएक्शन, ये एक्शन है, ये एक्शन है, तो बोल दूं रिएक्शन, ये देखो एक्शन फोर्स है, ये एक्शन फोर्स है देख, तो बोल दूं रिएक्शन इस लड़के के गाल पर इतना लगेगा रिएक्शन भी। एम आई राइट और नॉट, एम आई राइट और नॉट, क्या ये सही है, रिएक्शन भी इसी डायरेक्शन में 10 न्यूटन का लगेगा, क्या ये राइट है, 10 न्यूटन का रिएक्शन इसी डायरेक्शन में लगेगा, पहले यस और नो लिखो, दिस इज राइट और नॉट, ये राइट है या गलत है, मैं सही हूं या गलत हूं, उदय कह रहा राइट हो सर, ए उदय बेटा नींद में क्या, मैं राइट हूं या गलत, बेटा मैं राइट हूं या गलत, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, तो क्या मैं बोलूं रिएक्शन ये गलत है, रिएक्शन उल्टा लगेगा, अपोजिट लगेगा, देखो अपोजिट, तो मैं बोलूं रिएक्शन इधर लगेगा, और मैं बोलूं रिएक्शन फोर्स जो होगा वो 20 न्यूटन का लगेगा। एम आई राइट और नॉट, रिएक्शन क्या अपोजिट डायरेक्शन होगी लेकिन फोर्स की वैल्यू अलग होगी, एम आई राइट और नॉट, क्या ये राइट है, क्या ये राइट है, क्या ये राइट है, फिर उदय कह रहा यस, गलत, 20 का थोड़ी सेम देखो इक्वल लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन उल्टी होगी लेकिन वैल्यू इक्वल होगी, तो क्या मैं बोलूं ये गलत है, तो रिएक्शन उल्टा लगेगा और 10 का ही लगेगा, अब बताओ राइट हो या रॉन्ग, एक्शन लगा 10 का इधर और रिएक्शन भी गाल पर ही लगेगा, ये तो एक्शन लगेगा गाल पर इधर और रिएक्शन लगेगा गाल पर इधर, एम आई राइट और नॉट, एक्शन भी गाल पर रिएक्शन भी गाल पर उल्टी डायरेक्शन में, अब बताओ राइट हो या नहीं, अब सही है गलत है, अब सही हो या गलत बताओ, अब राइट हूं या गलत हूं, मैक्सिमम बच्चों ने राइट बोला पर कुछ बच्चों ने गलत बोला, ये भी गलत है, क्यों इक्वल भी है अपोजिट भी है, लेकिन बेटा एक्शन रिएक्शन डिफरेंट बॉडी पर लगते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, तो बेटा थर्ड लो थ्योरेटिकल है लेकिन बड़ा दम है, एक्शन रिएक्शन अलग अलग बॉडी पर लगते हैं, रिएक्शन रावणो यहां लिखो, रावणो रावणो रिएक्शन, रिएक्शन गाल पर नहीं, मेरे लाल के गाल पर नहीं, मेरे लाल के गाल पर नहीं, ये गाल पर नहीं, मम्मी के हाथ पर लगेगा, ए मम्मी के हाथ पर लगेगा, मम्मी के हाथ पर लगेगा, मम्मी के हाथ पर लगेगा, बेटा रिएक्शन मेरे लाल के गाल पर नहीं मम्मी के हाथ पर लगेगा, रिएक्शन गाल पर नहीं लगेगा, अगर गाल पर लगता तो नेट फोर्स 0 हो जाता, मम्मी ने 10 न्यूटन का लपड़ दे दिया तो तेरे एक फोर्स इधर लगा, रिएक्शन भी गाल पर लगा दोगे, एक्शन रिएक्शन दोनों गाल पर लग जाएंगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो फिर आप इधर क्यों झुके, बेटा मम्मी जैसे लपड़ देगी आप इधर गिर जाओगे, मम्मी जैसे लपड़ देगी आप इधर गिर जाओगे, तो क्या मैं बोल दूं आपके ऊपर ये एक्शन लगेगा गाल पर, एक्शन ऑन गाल, एक्शन ऑन गाल, एक्शन फोर्स ऑन गाल ऑफ मेरे लाल, ऑफ लाल, बेटा एक्शन फोर्स लगेगा गाल पर, एक्शन फोर्स लगेगा गाल पर और रिएक्शन लगेगा मम्मी के हाथ पर, बेटा रिएक्शन विल एक्ट ऑन मम्मी का हाथ, रिएक्शन लगेगा यहां पर, क्या मजा आया कि नहीं आया, ये रिएक्शन लगेगा यहां पर, क्या मजा आया कि नहीं आया, ये एफ रिएक्शन, तो बोल्ड 10 न्यूटन, रिएक्शन लगेगा मम्मी के हाथ पर, रिएक्शन और मम्मी का हाथ, ये रिएक्शन मम्मी के हाथ पर, मम्मी के हाथ पर, रिएक्शन मम्मी के हाथ पर, मम्मी के हाथ पर, एक्शन गाल पर, रिएक्शन मम्मी के हाथ पर, इज दैट क्लियर नॉट, इज दैट क्लियर नॉट, एक्शन लगेगा मेरे गाल पर तो मेरे चार उंगलियां छपकी देखो गाल पर और मेरा मोशन इधर हो गया, तो बेटा इस एक्शन की वजह से इस लड़के का मोशन इधर आ जाएगा, ए लड़का इधर गिर जाएगा और रिएक्शन की वजह से मम्मी का हाथ जो चल रहा था वो रुक जाएगा, बेटा रिएक्शन की वजह से जो मम्मी के हाथ का मोमेंटम था रिएक्शन लग के वो रुक गया, याद है तेरे गाल पर जैसे लपट पड़ती है मम्मी का हाथ रुक जाता है और मम्मी यूं करती है, बड़ा ढीठ हो रहा है मेरे हाथ पर लगी, तेरे को मारो क्या, मेरे लगती है, याद है जब तुम थोड़े बड़े हो गए थे मम्मी ने लपट दी तो मम्मी बोलती तुम्हारे को मारो क्या, मेरे हाथ पे लगती है, सब ढीठ हो गया खा के, बड़ा बड़ा ढीठ हो गया, इज दैट क्लियर सर, ऐसी लैंग्वेज आपके घर में बोली जाती है, हां मेरे को तो बोलती थी मेरी मम्मी, खा के पड़ा रहता घर में, सब ढीठ हो गया, तेरे को मारू क्या, मेरे हाथ पे लगती है, और याद है मम्मी के नील जम जाती थी, याद है नीला नीला हो जाता था, फिर मम्मी आयोडेक्स भी हमारे से मसल लाती थी कि बेटा आयोडेक्स की मालिश कर दे और फिर वापस देती थी, याद है थोड़े दिनों बाद, हम ही मम्मी के हाथ की मालिश करते थे तो हम ही मार खाते थे, बड़ा तगड़ा सिस्टम था, बेटा मेरे घर में तो यही सिस्टम था, हम ही मालिश करके मम्मी को सही करा फिर हम ही जूते खाए, बेटा किसी की मम्मी तो नहीं आसपास, ये देखो पिज्जा क्या करिए, मैं मम्मी को और बोलूंगी और मारो मम्मी की लगेगी, वेरी गुड, हाँ क्या एक्शन रिएक्शन समझ में आ गया, मम्मी हमारे देती थी तो हमारे गाल पर चार उंगली छपती थी, वो एक्शन फोर्स की वजह से होता था, और मम्मी के जो नील जम जाती थी वो रिएक्शन फोर्स की वजह से होता था, एक्शन रिएक्शन डिफरेंट बॉडी पर लगते हैं, एक्शन रिएक्शन डिफरेंट बॉडी पर लगते हैं, एक्शन रिएक्शन डिफरेंट बॉडी पर लगते हैं, एक्शन लगता है गाल पर, रिएक्शन लगता है मम्मी के हाथ पर, मम्मी के हाथ पर रिएक्शन की वजह से नील जम जाती है, एक्शन की वजह से मेरा सिर इधर गिरता है, गाल पर चार उंगली छप जाती है, तो एक्शन की वजह से उंगलियां छपी, रिएक्शन की वजह से मम्मी के हाथ पर नील छपी, फिर हमने आयोडेक्स मालिश करके मम्मी का हाथ सही करा, फिर अगले दिन वापस एक्शन रिएक्शन लगा, मजा आया कि नहीं आया, क्या ये एग्जांपल ने आपका सब कुछ क्लियर कर दिया, यस सर, अच्छा एक्शन और रिएक्शन के बीच में एंगल बताओ, एंगल बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन बोलो, और इस तो मैं तो एक्शन लगा था इधर और रिएक्शन लगा था उधर उल्टा, तो बताओ दोनों के बीच में फोर्स एंगल कितना है, तो बोलो 180 डिग्री, बेटा 180 डिग्री इज द एंगल, एम आई राइट और नॉट, 180 डिग्री इज द एंगल, क्या मजा आया, क्या
क्या पूरी थ्योरी क्लियर हो गई? क्या क्या पूरी थ्योरी क्लियर हो गई? क्या क्या पूरी थ्योरी क्लियर हो गई? क्या? अरे सोनम जहां सर को दूसरा एग्जांपल देना चाहिए था, पापा का ले ले। बेटा क्या एक्शन रिएक्शन, कितने लोगों को इतना तगड़ा एक्शन रिएक्शन पहले कभी एग्जांपल समझ नहीं आया था। कितने लोगों का मानना है कि वास्तव में सर एक्शन रिएक्शन में भी गलती होने के चांस थे। याद है कई बच्चों ने इसको राइट बोल दिया था। चल आ जाओ, अब आ जाओ और क्वेश्चन करते हैं। ये लो बोलो, स्विमिंग किस वजह से पॉसिबल होती है? स्विमिंग इज पॉसिबल ऑन अकाउंट ऑफ या ड्यू टू। बताओ स्विमिंग, तो याद है स्विमिंग में क्या करता है आदमी? स्विमिंग में स्विमर क्या करता है बताओ? स्विमिंग में स्विमर अपने हाथ से पानी को पीछे धक्का देता है। याद है स्विमर का हाथ पानी को पीछे धक्का देता है और खुद को आगे पुश मिलता है। ये फोर्स ऑन वाटर की डायरेक्शन पीछे होगी तो फोर्स ऑन मैन आगे लग जाएगा। फोर्स ऑन मैन ऑन स्विमर ड्यू टू वाटर, ड्यू टू वाटर, फोर्स ऑन वाटर ड्यू टू स्विमर। एम आई राइट? स्विमर की वजह से पानी, याद है स्विमिंग में हम पानी को पीछे धक्का देते हैं तो जैसे ही पानी को पीछे धक्का देते हैं पानी हमें आगे धक्का देता है। तो सेकंड लॉ, ये फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ, मेरा तो थर्ड लॉ आंसर है। मेरा आंसर सी है। कह रहा स्विमर का आदि दिख रहा, स्विमर के साथ जस्टिस करो। अरे कर दिया ना जस्टिस। स्विमर पानी को पीछे धक्का देगा इधर टक 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 तो पानी स्विमर को आगे धक्का देगा। लगाओ स्विमर, ये देखो ऐसा लग रहा है पानी में से आ रहा हूं। अच्छा तो स्विमर लगाऊं या नहीं लगाऊं? ऐसे ही बात है, वो पानी में से बाहर। बोलो बेटा, नहीं आती है? मेरे बच्चों को सिखा रहा हूं, मुझे नहीं आती है। केजीएस यूजर पूछ रहा सर आपको स्विमिंग आती है? नहीं आती है, बच्चों को सिखा रहा हूं। एक मेरा बायोलॉजी का स्टूडेंट था, वो मेरे को लेके कि सर आ जाओ नहीं डूबोगे, और मेरे को ले जाके छोड़ दिया क्योंकि फिजिक्स कम समझ में आ रही थी। एक बार मेरा बायो का स्टूडेंट बोले सर आ जाओ मैं सिखाता हूं स्विमिंग, और अंदर ले जाके छोड़ दिया और निकाला ही नहीं वापस। कह रहा सर न रहेगा पास न बचेगी बांसुरी, फिजिक्स पढ़नी नहीं। हाँ एक मेरा बच्चा था बायोलॉजी वाला, उसने कहा आओ सर मैं स्विमिंग सिखाता हूं, अंदर तो डाल के वापस निकाला ही नहीं, बड़ी मुश्किल से बाहर आया। सोनम के सर अच्छा हुआ बच गए, इसका मतलब सोनम की फिजिक्स समझ में आ रही है। हाँ तो जिन जिन के बायोलॉजी वाले बच्चों के स्विमिंग समझ में, फिजिक्स समझ में नहीं आती है, वो कहते चलो आओ सर आपको स्विमिंग सिखाएं, और मेरे को पहला फुसला स्विमिंग पूल में ले जाके छोड़ देते। आरती आरती करिए सर फिर जाओ। बेटा आरती तेरे कम समझ में आ रही है फिजिक्स? आरती करिए सर फिर से जाओ। फिजा थैंक यू। फिजा कह रही है सर 2 घंटे से ऊपर कब टाइम हो जाता है पता ही नहीं चलता। थैंक यू फिजा, मैं इसको कॉम्प्लीमेंट समझ के ले रहा हूं। चलो बेटा हो गई बकवास, बहुत सारी, आगे चलते हैं और देखते हैं एक्शन रिएक्शन पे। अब देखो इधर देखो, यू आर ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन, हाउ कैन यू गेट ऑफ इफ नो हॉरिजॉन्टल फोर्स इज एक्सर्टेड बाय पुशिंग अगेंस्ट द सरफेस। सुनो थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझाता हूं। आप एक ऐसी सरफेस पे खड़े हो जहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। याद है आपको? आप फ्रिक्शन की वजह से चलते हो। देखो आदमी मूव कैसे करता है, देखो आदमी मूव कैसे करता है, देखो क्या डायग्राम से बड़ी फील आ रही है? आदमी मूव कैसे करता है, देखो आदमी मुंह कैसे करता है, देखो ये समझ आ रही है आपको? घुटने मोड़ने पड़ते हैं, घुटने मोड़ने पड़ते हैं और पैर से जमीन को पीछे पुश करना पड़ता है। देखो आदमी मुंह कैसे करता है, आदमी मुंह कैसे करता है, देखो तो बेटा घुटने मोड़ने पड़ते हैं और जमीन को पीछे पुश करना पड़ता है। एम आई राइट और नॉट? घुटने मोड़ने पड़ते हैं और जमीन को पीछे पुश करना पड़ता है। तो बेटा आदमी जमीन को पीछे पुश करता है और जमीन देखो ये फोर्स ऑन ग्राउंड बाय मैन, एक ग्राउंड को पीछे पुश करता है वो और ग्राउंड उसको आगे पुश करता है। ये देखो एक ग्राउंड उसको आगे पुश करता है आदमी को, ये फोर्स ऑन मैन, फोर्स ऑन मैन ड्यू टू ग्राउंड, ड्यू टू ग्राउंड। और ये कौन सा फोर्स होता है? फ्रिक्शन। बेटा हम ग्राउंड को सुनो, हमारे पैर को यूं करके हम ग्राउंड को पीछे धक्का देते हैं तो हमारे ग्राउंड आगे धक्का देता है, ये फ्रिक्शन की वजह से होता है। बेटा हमारे पैर की इरेगुलरिटी ग्राउंड में फंस जाती है और हम ग्राउंड को पीछे धक्का देते हैं, ग्राउंड में आगे धक्का देता है। तो क्या बोलते बेटा? ग्राउंड कहलाता है। बोलो अब अगर वो फ्रिक्शन ही खत्म हो गया, वो फ्रिक्शन है ही नहीं, तो हम ग्राउंड को पीछे धक्का दे नहीं पाएंगे क्योंकि इरेगुलरिटी नहीं है। तो याद है जहां पर पाउडर गिर जाता है, कई बार बाथरूम में सर्फ का पानी गिर जाता है, तुम भागते हो तो एकदम गिर जाते हो। याद है घर में कई बार पाउडर ही पाउडर गिर गया तो तुम भाग के आते हो तो स्लिप करके गिर जाते हो क्योंकि फ्रिक्शन ही काम नहीं करता। और कई बार याद है जो सरफेस पे साबुन वगैरह गिर गया या बाथरूम में तो स्लिप कर जाते हो, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? हाँ ठीक है। तो बेटा अगर मैं बोलूं फ्रिक्शन खत्म हो गया तो बताओ अब मैं कैसे मूव करूं? तो बेटा इधर देखो एक ही तरीका इस सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे मूव करना है। तो स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन तो है नहीं, तो आप इधर थूक दो, आप इधर थूकोगे, थूक दो। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? थूकने को बोलते हैं ना, थूक दो। तो आप जैसे अपने मुंह में से थूक को इधर फोर्स लगाओगे तो आपके ऊपर फोर्स इधर लगेगा, थूक दो। ये देखो तो आपने ये थूक दिया, ये तो बेटा आपने जैसे कोई चीज मुंह से थूकी तो आप पे फोर्स पीछे लगेगा, ये आप पे फोर्स इधर लग जाएगा। तो आप थूक करके कुछ चीज को आगे धक्का दोगे तो आपका मुंह उसको आगे धक्का दे रहा है तो वो आपको पीछे धक्का देगा तो आप उधर मूव करने लग जाओगे। हाँ स्पीड, वेरी गुड। तो मैं बोलता हूं अच्छा तो थूक सकते हो, छींक दो, जोर से छींक दो, छींक तो छींकोगे तो नाक आप किसी चीज को है, अब सब वो चीज क्या है उसको आगे धक्का देगा तो वो चीज जैसे छींकोगे तो नाक एयर को आगे पुश करेगा तो एयर आपको पीछे पुश करेगी। तो बेटा अगर यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है तो आप चल नहीं सकते, जंप नहीं कर सकते। जंप करने के लिए तो जंप करोगे तो वहीं पर कूदोगे, तो जंप करने से आगे थोड़ी बढ़ोगे, जंप करने से आगे नहीं बढ़ोगे। हाँ स्नीजिंग, तो मैं बोलता बेटा बाय स्प्लिटिंग और स्नीजिंग, यस फूंक के और छींक के, फूंक करूंगा तो भी मैं किसी लिक्विड को आगे धक्का दूंगा तो वो मेरे को पीछे धक्का देगा तो मैं पीछे मूव करने लगूंगा। छींकूंगा एज छींक तो एयर को आगे धक्का दूंगा नाक से तो एयर नाक को पीछे पुश करेगी, तो थूका यहाँ से छींका तो भी धक्का पीछे लगेगा। तो थूक के और छींक के बाय स्प्लिटिंग और स्नीजिंग आप मूव कर सकते हो। ठीक है, रोलिंग ऑन योर बॉडी ऑन सरफेस नहीं, रोलिंग के लिए भी स्टार्ट करने के लिए फ्रिक्शन चाहिएगा। बाय रनिंग ऑन द प्लेन रन तो कर ही नहीं सकते, तो बेटा स्मूथ सरफेस पे आप रन तो कर ही नहीं सकते। मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया ये बता दो। क्या थर्ड लॉ समझ में आ गया? क्या थर्ड लॉ समझ में आ रहा है आपको? एक क्वेश्चन और करके बताओ, एक लास्ट क्वेश्चन आज का, एक लास्ट क्वेश्चन आज का। ये बलून है बेटा, ये आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन बेटा चुपचाप कर ले।
आज का लास्ट क्वेश्चन, ये बलून है, ये बलून है बेटा। मैंने इसको यहां से फोर्स लगाया एफ, इसको मैंने फोर्स लगाया एफ हाथ से, यहां से पुश करा एफ से, एफ बराबर 10 न्यूटन। क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन, इफ वी आर पुशिंग ए बलून, ये देखो बलून, स्पेलिंग क्या होती है बलून की, डबल एल, बलून बाय 10 न्यूटन फोर्स is shown and it is in equilibrium, then its reaction force is A, force exerted by wall in upward, B, gravitational force exerted by the gravity, D, force exerted by the wall in opposite to F, D, बोला इनमें से कौन सा रिएक्शन फोर्स है? मैंने लगाया, मैं पुश कर रहा हूं, वी आर पुशिंग द बलून बाय 10 न्यूटन फोर्स, तो और वो इक्विलिब्रियम में, तो रिएक्शन फोर्स कौन सा होगा? फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल इन अपवर्ड, गलत। रिएक्शन फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी, गलत। ग्रेविटी कहां से, ग्रेविटी तो इधर लगाएगी, फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल इन अपोजिट टू F, हां तो सी, अच्छा डी दे रहा हूं, फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस, राइट सरफेस ऑफ बलून, राइट सरफेस ऑफ बलून opposite to F, balloon to hand in opposite direction to F, in opposite to F, C गलत है। ए बच्चों ने सी जवाब दिया, मुझे पता था सी दोगे, गलत आंसर डी है। पढ़ो ध्यान से, फोर्स एक्सर्टेड, बेटा तुमने फोर्स यहां लगाया तो रिएक्शन यहां कैसे लग सकता है? दिस इज नॉट रिएक्शन ऑफ दैट फोर्स, दिस इज नॉट रिएक्शन फोर्स। अगर ये एक्शन फोर्स है तो रिएक्शन तो तुमने एक्शन बलून की सरफेस पे लगाया तो रिएक्शन तुम्हारे हाथ पर लगेगा, तुमने यहां पुश करा तो यही का यही रिएक्शन लगेगा, तो रिएक्शन ये वाला होगा तुम्हारे हाथ पर। क्या समझ में आया? ऐसे होती है गलतियां, तुम कहते हो ना समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया? तुमने सी बोल दिया, सी गलत है, आंसर डी है। आपके हाथ में एक्शन लगाया तो रिएक्शन आपके हाथ पे लगेगा, जो दो बॉडी कांटेक्ट में उनमें एक्शन रिएक्शन लगता है, जो दो बॉडी आपस में, ऐसा जरूरी नहीं एक्शन रिएक्शन के लिए कांटेक्ट जरूरी नहीं है, पर मैं बोलूं एक्शन अगर जो एक्शन का कारण है रिएक्शन उस पे लगता है। मजा आया कि नहीं आया? जो एक्शन का कारण है रिएक्शन उस पर लगता है, तो इस पर एक्शन का कारण मेरा हाथ है तो रिएक्शन मेरे हाथ पर लगेगा। समझ में आया या नहीं आया? एक्शन मेरा का कारण मेरा हाथ है तो रिएक्शन मेरे हाथ पे लगेगा। यहां पर तो नए फोर्स जनरेट हो जाएंगे, यहां पर तो फिर ये बलून इधर जाने लगेगा, तो ये बलून इस पर एक्शन लगाएगा बॉल पर, बलून बॉल पर एक्शन लगाएगा, है ना, तो बलून की सरफेस पर रिएक्शन लगेगा। तो बेटा यहां पर भी एक एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा, यहां पर भी एक एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा, तो इस एक्शन का रिएक्शन ये नहीं है, इस एक्शन का रिएक्शन तो यही का यही लगेगा। मजा आया कि नहीं आया? अब सोचो आप एक्शन रिएक्शन में कितनी रफ्ती, कितने बच्चों को मजा आ गया, कितने बच्चों को मजा आ गया, कितने बच्चों को मजा आ गया कि वास्तव में दम था क्वेश्चन में, ये रिएक्शन है ये नहीं है, ये गलत है ये राइट है। कितने बच्चों को मजा आया कि एक्शन रिएक्शन कितनी जबरदस्त चीज है? देखो बच्चा सोचता है रख के काम चला लूंगा, नहीं। अच्छा बताओ रॉकेट ऊपर कैसे उड़ता है? आपको एक्शन रिएक्शन घर पे करना है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल इस पे मैं वीडियो डालूंगा, देखो एक्शन रिएक्शन घर पे करना है। तो याद है बचपन में आपने बलून फुलाया था, और बलून फुला के छोड़ दिया था, तो याद है जैसे बलून को एक बार तो गलती से छूटा था, याद है जब हम घर पे बलून फुलाए थे गलती से हाथ से छूट गया था, तो याद है बलून यूं यूं करके भागा था, याद है बलून से एयर निकल रही थी और बलून यूं यूं भागा था, फिर हमें मजा आने लग गया था तो हम जानबूझ के बलून फुला के छोड़ रहे थे, याद है? याद है? आप बाद में जानबूझ के बलून फुला के ऐसे पकड़ के छोड़ रहे थे, क्यों? क्योंकि मजा आ रहा था, वैसे झिकझिक मोशन कर रहा था। फिर याद है दूध में जाके गिर गया, फिर मम्मी ने खींच के लपट दी और फिर वो बलून वाली हमारी खत्म हो गया, जो बलून का खेल था वो खत्म हो गया। याद है बलून एक बार गलती से छूटा तो ऐसे गया, मजा आया, फिर हम बार-बार बलून को फुला के छोड़ रहे थे, तो एक बार दूध में गिर गया तो मम्मी ने दी खींच के लपट, बलून वाला गेम खत्म। याद आया? याद आया? याद आया कि नहीं आया?